ओके, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं अपना स्पेशल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिटिंग इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। इसके अंदर से अपना डायरेक्ट जो है 4 to 6 मार्क्स तक का क्वेश्चन आता है। नॉर्मली 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। एकदम एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अगर आपको वो सारे पॉइंट्स याद होंगे तो आप एग्जैक्टली लिख पाओगे। और इसके अंदर एग्जैक्टली आप बोल सकते हो कि फ्री के मार्क्स हैं। और लोग बाग छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि वो इसको क्या कर सकते हैं, इसको अच्छी तरीके से समझ नहीं पाते हैं, रट नहीं पाते हैं, याद नहीं कर पाते हैं। और मेन इशू इसके अंदर क्या आता है कि आप पॉइंट्स तो याद कर लेते हो, ठीक है, पॉइंट्स आपने रट लिए, किसी भी निमोनिक्स वगैरह बनाकर आपने याद कर लिए, लेकिन आप क्या भूल जाओगे कि वो निमोनिक्स एक्चुअली थे किस वर्ड्स के। या फिर तो अगर आपको वर्ड्स भी याद रह गए तो ये भूल जाओगे कि वो कौन से टॉपिक्स के थे, राइट। तो ये सारी चीजों को ध्यान में रख के आपको इस चैप्टर को अच्छी तरीके से कवर करना है। मैंने एग्जैक्टली इसको 7 या 8 पेजेस के अंदर कवर कर दिया है। इसके अलावा आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की नीड नहीं है। और एग्जैक्टली पॉइंट टू पॉइंट आपको क्या करना है, याद रखना है। ज्यादा कुछ करने की इसके अंदर नीड नहीं है, ठीक है। सो विद दिस वी विल स्टार्ट दिस पर्टिकुलर लेक्चर। की फीचर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। अगर मैं ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की बात करूं तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल, प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी। मतलब पीपल, हम जैसे लोग, हम लोग एक प्रोसेस फॉलो करेंगे बाय यूजिंग द टेक्नोलॉजी। और उससे क्या लाएंगे अपन, ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर अपना फास्ट करने की कोशिश करेंगे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के हिसाब से, ठीक है। Typically, automated environment is driven by computer-based system, which is also known as information technology system and information system. There are several type of application that could exist in business depending upon several factor. मतलब कि बहुत सारे ऐसे businesses के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं जो कि ऑटोमेटेड हो, जो कि डिपेंड करती है कि बिजनेस जो है ना उसका नेचर क्या है, साइज क्या है, लोकेशन वगैरह क्या है, ठीक है। तो अगर अपने को बात की जाए कि एप्लीकेशन, बिजनेस एप्लीकेशंस किसके ऊपर कैटेगराइज है, बिजनेस एप्लीकेशंस किस किस तरीके की हो सकती है, ठीक है। अपने को ये पॉइंट रखना बहुत ज्यादा जरूरी है याद कि एक्चुअली अपन आंसर किसका पढ़ रहे हैं। तो अपन आंसर पढ़ रहे हैं बिजनेस एप्लीकेशंस का, कि टाइप्स ऑफ बिजनेस एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड साइज। तो ये आपका कीवर्ड है जो आपको एग्जाम्स के अंदर दिख सकता है, तो आपको ये वाला आंसर लिखना है, ठीक है। बिजनेस एप्लीकेशंस कौन कौन सी ब्रॉडली कैटेगराइज है अकॉर्डिंग टू द नेचर, साइज एंड एक्सटेंट। तो देखो, पैकेज सॉफ्टवेयर, पैकेज सॉफ्टवेयर कौन यूज करता है, अपना माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस यूज करता है। छोटा छोटा इंटरप्राइजेस है तो ऑलरेडी जो मार्केट के अंदर पैकेजेस बिक रहे हैं वो उसी को खरीद लेगा, राइट। जो ऑलरेडी मार्केट के अंदर दूसरे लोग काम में ले रहे हैं वो उसी चीज को खरीद लेगा। स्मॉल स्मॉल इंटरप्राइजेस, स्मॉल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेस, तो ऑलरेडी किस तरीके की चीजें बिक रही है, जैसे कि आपका टैली, जैसे कि आपका टैली एंड क्विक बुक्स मेनली है ना यूएस के अंदर काम आती है, और टैली नॉर्मली इंडिया के अंदर काम आती है। टैली नॉर्मली इंडिया के अंदर आसपास के जो लोकल बिजनेसमैन हैं ये सब लोग क्या यूज करते हैं, स्मॉल बिजनेसेस हैं, ये सब लोग क्या यूज करते हैं, टैली को यूज करते हैं। और यूएस के अंदर जो ऐसे स्मॉल स्मॉल बिजनेसेस हैं वो मेनली क्विक बुक्स को यूज करते हैं, ठीक है। अब स्मॉल इंटरप्राइजेस या स्मॉल टू मीडियम इंटरप्राइजेस किस तरीके की यूज करते हैं, तो वो इंटरप्राइज रिसोर्स सिस्टम को करते हैं, इंटरप्राइज रिसोर्स को करते हैं, जैसे कि टैली ईआरपी, सैप, ओरेकल वगैरह के बारे में आपने सुना होगा, सॉरी, सैप, बिजनेस वन एंड फोकस ईआरपी, ठीक है। ईआरपी सिस्टम्स को वो लोग करते हैं अपना स्मॉल से मीडियम वाले इंटरप्राइजेस, ठीक है। अब मीडियम टू लार्ज इंटरप्राइजेस किसको यूज करते हैं, जैसे कि सैप, ओरेकल और अपना सैप, ओरेकल और इंटरप्राइज बिजनेस सूट्स जैसी चीजें को यूज करते हैं, तो ठीक है। अपन ने क्या पढ़ा, दैट बिजनेस एप्लीकेशंस बॉर्ड ने किस किस तरीके से कैटेगराइज है, मतलब कि बिजनेस की एप्लीकेशंस जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है, इस तरीके से याद करो कि बिजनेस की एप्लीकेशन जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है वो किस तरीके से कैटेगराइज है। तो 3 कैटेगरीज में उसको कैटेगराइज करा गया है, जो कि है अपना पैकेज सॉफ्टवेयर जो अपना स्मॉल इंटरप्राइजेस यूज करता है, उसके बाद में अपना है एक मीडियम इंटरप्राइजेस कौन सा यूज करता है, अपने ईआरपीस को यूज करता है। और मीडियम से जो लार्ज इंटरप्राइजेस है वो किसको यूज करता है, सैप एंड ओरेकल को यूज करता है, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं लेयर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो देखो इसके अंदर आपको क्या याद रखना है, इसके अंदर याद रखना है कि आपको यूट्यूब के लेक्चर्स किस तरीके से प्रोवाइड हो रहे हैं, या फिर ये ऑनलाइन क्लासेस किस तरीके से प्रोवाइड हो रही हैं, राइट। लेयर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, लेयर्स, आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हो दैट ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के थ्रू हमको लेक्चर्स मिल रहे हैं, तो उसके लेयर्स क्या क्या है, हमको लेक्चर्स किस तरीके से, स्क्रीन इज स्ट्रक, ओके या नाउ इट इज ओके। एक बार मैं बता देती हूँ पूरा, एक बार मैं पूरा बता देती हूँ। आई थिंक इसको ना मुझे ओपन ही रखना पड़ेगा, ठीक है।
ओके, ठीक है। देखो, बिजनेस इंटरप्राइजेस, बिजनेस एप्लीकेशंस को किस तरीके से होता है अपना, स्मॉल माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस टैली एंड क्विकबुक्स को यूज करते हैं। जो मीडियम से मीडियम बिजनेस है जो वो ईआरपीज वगैरह को यूज करते हैं। और जो मीडियम टू लार्ज कंपनीज हैं, मीडियम टू लार्ज कंपनीज हैं, वो सैप और एकल को यूज करती है, सैप और एकल को यूज करती है। ये सब क्या है, एप्लीकेशंस के सिस्टम्स है, बिजनेस एप्लीकेशन के कैटेगरीज है। ओके, अब अपन क्या बोल रहे हैं, लेयर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो लेयर्स ऑफ, एक तरीके से आप ऑनलाइन क्लासेस इसको सोच लीजिए, लेयर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, लेयर्स ऑफ योर ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, तो ऑनलाइन क्लासेस आपको किस तरीके से डिलीवर हो रही हैं, किस तरीके से आपको डिलीवर होती हैं। तो देखो, आप उसको अपने मोबाइल के अंदर देख रहे हो, जो कि क्या है, हार्डवेयर है, राइट, हार्डवेयर है। और मैं सब चीजों को स्टोर करके रख रही हूँ, तो इसका मतलब मेरे पास में कुछ स्टोरेज डिवाइसेस हैं, जिसको हम क्या कह सकते हैं, सर्वर एंड डिस्क। सर्वर के ऊपर चीजें मैं अपलोड करते हैं, एंड डिस्क, सपोज हार्ड डिस्क वगैरह होती है ना, तो हार्डवेयर एंड आपका स्टोरेज डिवाइसेस, हार्डवेयर एंड स्टोरेज डिवाइसेस। उसके बाद में हम बात कर रहे हैं कि इसको आपके तक पहुंच कैसे रहा है, ये आप तक पहुंच कैसे रहा है। तो नेटवर्क, मैं नेटवर्क को का यूज कर रही हूँ, नेटवर्क का यूज कर रही हूँ, इसका मतलब क्या, राउटर्स वगैरह का यूज कर रही हूँ। स्विच ऑन करते हैं तो क्या होता है, अपना नेटवर्क आने लग जाता है। तो नेटवर्क को अपन यूज कर रहे हैं, जो कि क्या है, आपका स्विचेस एंड राउटर्स। और आप लोगों तक ये कैसे पहुंच रहा है, ये भी आपके आपके नेटवर्क से ही पहुंच रहा है। ठीक है, नेटवर्क डिवाइसेस कौन कौन से हुए हमारे पास में, राउटर्स एंड स्विचेस, एंड नेटवर्क से आप लोगों के पास में पहुंच रहा है, जैसे कि अपना क्या हुआ, लैन एंड वैन, लैन एंड वैन। अब जो मैं ये लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रही हूँ, वो किसके ऊपर रिकॉर्ड कर रही हूँ, अपने पीसी के ऊपर रिकॉर्ड कर रही हूँ। इसके अंदर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, आप सब लोगों को पता है ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं, एक विंडोज का होता है, एक लिनक्स का होता है। तो विंडोज एंड लिनक्स का, अब इन सब चीजों का डाटाबेस भी मेरे को मेंटेन करके रखना पड़ता है, राइट। ये सारी चीजों का मुझे डाटाबेस भी मेंटेन करके रखना होता है। और ये आप तक पहुंच कैसे रहे हैं, एक एप्लीकेशन के थ्रू पहुंच रहे हैं, या फिर यूट्यूब के थ्रू, या फिर हमारे प्रैपलॉजिक्स ऐप के थ्रू पहुंच रहे हैं। ठीक है, तो इसको आप किस तरीके से याद कर सकते हो कि हमारे लेयर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट क्या है, लेयर्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। ऑनलाइन क्लासेस आप तक कैसे पहुंच रही है, हार्डवेयर, नेटवर्क डिवाइसेस, नेटवर्क, अपना ऑपरेटिंग डिवाइसेस, ऑपरेटिंग सिस्टम, सॉरी, ऑपरेटिंग सिस्टम। उसके बाद में अपना क्या हुआ, डाटाबेस, एंड देन द एप्लीकेशन। इस तरीके से आप माइंड के अंदर एक प्रोसेस बना के इसको भी याद कर सकते हैं। इसका देखो, ये वाली वीडियो मुझे लगता है दैट आपको एग्जाम्स की कुछ टाइम पहले तक देखनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज आप भूल जाओगे, ये चीज आप भूल जाओगे। ये इससे बेटर है दैट आप इस एक्चुअली इस वाली क्लास के नोट्स 100% आप डाउनलोड करके इसका प्रिंट निकाल लेना। खाली इस वाली क्लास के लिए बोलूंगी, और किसी क्लास के लिए मैंने ये बात नहीं बोली है, क्योंकि आपको क्या करना है, इसके अंदर आपको अपने निमोनिक्स वगैरह लिखने पड़ेंगे। ठीक है, ताकि आप जब उसको रिवाइज करो तो आपको बार बार लेक्चर देखने की जरूरत ना पड़े। इस निमोनिक्स को आप अच्छी तरीके से यहाँ पे आप चाहें तो अपनी लैंग्वेज के अंदर हिंदी में आराम से लिख सकते हैं, ताकि आपको बार बार पढ़ के वो निमोनिक्स याद हो जाए। और ये बात और ध्यान रखना कि निमोनिक्स के साथ साथ आपको क्या याद रखना है कि एक्चुअली वो निमोनिक्स है किस चीज का। जैसे कि मैंने आपको बोला, लेयर्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, लेयर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो मतलब अपन क्या कर रहे हैं, रट्टा मारने वाला चैप्टर है ये, यस। लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा दैट रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत अपन समझ भी रहे हैं इस बात को। एंड अपना क्या रहेगा, मेन जो उसकी हेडलाइन है उसको भी आपको रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि स्टूडेंट्स क्या होते हैं, वो चीज को तो रट्टा मार लेते हैं, लेकिन ये चीज भूल जाते हैं दैट एक्चुअली आंसर था किसका, राइट। ये चीज भूल जाते हैं दैट एक्चुअली आंसर था किसका, इसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो दो चीजें याद रखने की जरूरत है, एक तो आंसर, और आंसर एक्चुअली है किस चीज का, राइट। तो अभी तक अपन ने क्या क्या पढ़ा, अभी तक अपन ने पढ़ा अपना बिजनेस एप्लीकेशंस किस किस तरीके की होती है, और लेयर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट या फिर लेयर्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, अब अपन बात करते हैं रियल टाइम ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की। रियल टाइम ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट का मतलब क्या होता है कि रियल टाइम के ऊपर ही, रियल टाइम बेसिस के ऊपर ही आपका ट्रांजेक्शन जो हो रहा है वो इनिशिएट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है इमीडिएटली। जब अपन रियल टाइम प्रोसेसेस की बात करते हैं, हाँ एग्जैक्टली यही बात है। इट हैपेंस विद मी इन ITSM। सारे शॉर्ट स्टोरी याद थे, बट एग्जाम में ये भूल गया कि कौन सी शॉर्ट स्टोरी किसकी है एग्जैक्टली। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि यहाँ पॉइंट्स याद रह जाएंगे आपको, पॉइंट्स की कोई चिंता नहीं होगी, लेकिन ये भूल जाओगे कि ये पॉइंट था किस चीज का। तो ऐसा मत करना, आप जो स्टोरी बनाओ, जो भी निमोनिक्स बनाओ, जो भी चीज इसके अंदर बनाओ, उसके अंदर ये ज्यादा याद रखने की कोशिश करना कि ये पॉइंट है किस चीज का एक्चुअली, राइट। और ज्यादा बड़ा लंबा चैप्टर नहीं है, क्योंकि ITSM में तो पूरा का पूरा सब्जेक्ट ही ऐसा था, ये ओनली एक चैप्टर ऐसा है, और इसके अंदर डेफिनेटली डेफिनेटली एकदम सीधा सीधा क्वेश्चन आते हैं। अभी अपन पास्ट ईयर के क्वेश्चन भी करने वाले हैं इसके अंदर,
तो सीधा का सीधा क्वेश्चन आता है, सीधा का सीधा आपको 4 नंबर देकर जाएगा और ज्यादा माथापूरी नहीं है इसके अंदर। मैं अच्छी तरीके से आपको याद कराने की पूरी कोशिश करूंगी और मैं चाहती हूँ दैट आप भी मेरे साथ में आप अपना कॉपरेशन करिएगा, ठीक है। तो जब अपन रियल टाइम की चीजों की बात करते हैं कि रियल टाइम ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो रियल टाइम ट्रांजेक्शन जो हो रहा है हमारा, उससे आपको क्या याद आता है कि आजकल हम रियल टाइम बेसिस के ऊपर क्या कर रहे हैं, तो हम पेटीएम से सामान ले रहे हैं, राइट। पेटीएम से हम रियल टाइम बैंक में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो उसको अपन किस तरीके से कर रहे हैं, मतलब कि रियल टाइम के बेसिस के ऊपर वो इनिशिएट भी हो रहा है, प्रोसेस भी हो रहा है, राइट। इनिशिएट भी हो रहा है, प्रोसेस भी हो रहा है और रिकॉर्ड भी हो रहा है। हमारे बैंक के अंदर रिकॉर्ड होता है ना कि आपने इतने पैसे दिए, इतने पैसे लिए, तो रियल टाइम बेसिस के ऊपर इनिशिएट हो रहा है, प्रोसेस हो रहा है, रिकॉर्ड भी हो रहा है, ओके। और इसका मतलब इसके अंदर सेवरल अपने कंपोनेंट्स लगते हैं, सेवरल आईटी कंपोनेंट्स लगते हैं। कौन कौन से कंपोनेंट्स लगते हैं, तो देखो सिंपल सी बात है, आप ये प्रोसेस पेटीएम के ऐप के ऊपर कर रहे हो, ठीक है। ऐप लिया आपने, सबसे पहले तो मोबाइल उठाया, सबसे पहले तो आपने अपना मोबाइल उठाया। मोबाइल क्या है, आपका हार्डवेयर है, राइट। मोबाइल उठाया, मोबाइल के अंदर नेट चालू करा, मोबाइल के अंदर आपने नेट चालू करा, नेट चालू करके आपने पेटीएम का ऐप खोला, राइट। पेटीएम का एप्लीकेशन खोला एंड ये पेटीएम का एप्लीकेशन एक्चुअली है क्या, आपके और आपके बैंक के बीच में एक मिडिलवेयर है, आपके और आपके बैंक के बीच में एक मिडिलवेयर है। इससे आराम से आपका सॉर्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपने क्या करा, अपना मोबाइल उठाया, मोबाइल क्या है आपका, हार्डवेयर है, हार्डवेयर के अंदर आपने क्या किया, अपना नेटवर्क चालू करा, मतलब ना नेट चालू करा, ठीक है। उसके बाद में आपने क्या करा, पेटीएम का एप्लीकेशन खोला, और पेटीएम का एप्लीकेशन क्या है, आपके और आपके बैंक के बीच में मिडिल वेयर है। आई होप दैट इससे आपको अच्छी तरीके से चीजें समझ में आ गई होंगी। मोबाइल उठाया, मोबाइल में नेट चालू करा, उसके बाद में पेटीएम का ऐप खोला, और पेटीएम का ऐप क्या है, आपके और आपके बैंक के बीच में एक मिडिलवेयर का काम करता है। हार्डवेयर जैसे कि सर्वर वगैरह, बैकअप स्टोरेज डिवाइसेस, आपका नेटवर्क तो आपको पता ही है, वैन एंड लैन, नेटवर्क क्या है, वैन एंड लैन। उसके बाद में मिडिलवेयर वेब सर्वर्स लाइक ओरेकल वगैरह। और एप्लीकेशन के अंदर अपने को क्या लिखना है, सैप एंड ईआरपी, राइट। एप्लीकेशन में अपने को बड़े वाले लोगों के एप्लीकेशन लिखना है, बड़े वाले लोगों के एप्लीकेशन क्या है, ईआरपी जैसे कि सैप एंड ओरेकल। या कोर बैंकिंग एप्लीकेशन जैसे कि पेटीएम, कोर बैंकिंग एप्लीकेशन जैसे कि पेटीएम। अब अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। देखो इसके चैप्टर के अंदर 5, 10, 15, ज्यादा से ज्यादा 10 क्वेश्चन हैं इसके अंदर। वो 10 क्वेश्चन याद कर लोगे, आपके 4 मार्क्स पक्के हो जाएंगे। ऑडिट के अंदर इससे सस्ता आपको कुछ नहीं मिलेगा, मतलब कि इससे बहुत बाकी सारे चैप्टर्स के अंदर बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, इस चैप्टर के अंदर इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। आई होप दैट अपने को अभी तक याद आ रहा होगा दैट क्या क्या अपन ने पढ़ा बिजनेस एप्लीकेशंस के बारे में, कौन कौन से टाइप के बिजनेस एप्लीकेशंस होते हैं, स्मॉल, मीडियम एंड लार्ज, राइट। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा, लेयर्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, लेयर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा कि हम रियल टाइम बेसिस के ऊपर क्या करते हैं, पेटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं, रियल टाइम बेसिस के ऊपर क्या करते हैं, पेटीएम से ट्रांजेक्शन करते हैं। इस तरीके से आपको याद रखना पड़ेगा, इस तरीके से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको याद रखना पड़ेगा, ओके। अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। तो देखो जब हम अंडरस्टैंडिंग एंड डॉक्यूमेंटिंग की बात करते हैं तो हमको एक ऐसे याद आना चाहिए, एक ऐसे हमारे दिमाग में आना चाहिए जो कि है ऐसे 315, ऐसे 315, जिसका मतलब क्या है, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट एंड इट्स इंटरनल कंट्रोल, ठीक है। तो अंडरस्टैंडिंग हम किस तरीके से करेंगे ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट की, हम किसी भी कंपनी के अंदर जाते हैं, हम किसी भी कंपनी की ऑडिट करने जाते हैं, तो हमको कैसे पता चलेगा दैट उस पर्टिकुलर कंपनी का ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट काम कैसे करता है, उस कंपनी के अंदर कौन कौन सी एप्लीकेशन है, उसको अंडरस्टैंड कैसे करेंगे अपन। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमारी जो कंपनी है वो कौन कौन सी एप्लीकेशन को यूज करती है, राइट। अपन सबसे पहले कंपनी में जाएंगे, कंपनी में देखेंगे कि वो लोग कौन कौन सी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि अच्छा ठीक है ये एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, इसके लिए कौन कौन से आईटी कंपोनेंट्स का यूज कर रहे हैं, इसके लिए डिटेल्स ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट ऑफ ईच एप्लीकेशन, हर एक एप्लीकेशन को यूज करने के लिए वो कौन कौन से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं। तो देखो ये ऐसे याद नहीं रहेगा, आपको ये पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी। आप कंपनी में गए, ऐसे लिख दो, कंपनी में गए, एप्लीकेशन देखा, एप्लीकेशन कौन कौन सी यूज कर रहे हैं, उसके बाद में अपना उस एप्लीकेशन को यूज करने के लिए कौन कौन से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स को यूज कर रहे हैं। फिर आपने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन का एक्चुअली स्ट्रक्चर कैसा है, उसका गवर्नेंस कैसा है, गवर्नेंस का मतलब वो काम काज कैसे करते हैं, आईटी ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है और गवर्नेंस कैसा है।
उसके बाद गवर्नेंस की बात आती है, काम काज कैसे करते हैं, तो उनके पॉलिसीज प्रोसीजर एंड प्रोसेसेस को देखो, उनके पॉलिसीज प्रोसीजर्स एंड प्रोसेसेस को देखो। और फिर अपन लास्ट में क्या करेंगे, रिस्क को देखते हैं ना अपन की रिस्क है कि नहीं है उनके आईटी कंट्रोल्स, उनके आईटी एप्लीकेशंस वगैरह के अंदर। तो हम क्या देखेंगे, रिस्क, और जहां पर भी रिस्क है, जहां पर भी ऑडिट में रिस्क आया वहां पे कंट्रोल्स लगाने पड़ेंगे, वहां पे अपने को कंट्रोल्स का चेकिंग करना पड़ेगा कि अगर रिस्क तो है लेकिन उसको हम कंट्रोल कैसे कर, उनको हम कंट्रोल करना पड़ेगा ना रिस्क को अपने को। तो रिस्क एंड कंट्रोल, ठीक है। सबसे पहले आप क्या गए, कंपनी में गए, कंपनी में जाके आपने देखा कि वो लोग कौन कौन से एप्लीकेशंस को यूज कर रहे हैं, एप्लीकेशंस को यूज करने के लिए वो कौन कौन से आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में उन्होंने देखा कि ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, गवर्नेंस क्या है, पॉलिसीज क्या है, प्रोसेसेस क्या है, ठीक है, पॉलिसीज क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, प्रोसेसेस क्या है। और उसके बाद में हमने देखा कि रिस्क एंड कंट्रोल्स, रिस्क एंड कंट्रोल्स, इससे क्या होगा, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी, अंडरस्टैंडिंग मिलेगी अपने ऑटोमेटेड एनवायरमेंट की, ठीक है। इसके बाद में दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट 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 अपना आंसर है, इंपॉर्टेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट आंसर है, क्योंकि ये कई बार आ चुका है, ये वाला पर्टिकुलर क्वेश्चंस कई बार अलग अलग तरीके से पूछा जा चुका है, ठीक है। कंसीडरेशन ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरमेंट एट ईच फेज ऑफ ऑडिट साइकिल, कंसीडरेशन ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरमेंट एट ईच फेज ऑफ ऑडिट साइकिल, किस तरीके का क्वेश्चन आएगा कि हमारे ऑडिटर हैं उसको क्या क्या चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी ऑटोमेटेड एनवायरमेंट के अंदर, ठीक है। हमारे ऑडिटर को क्या क्या चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी ऑटोमेटेड एनवायरमेंट के अंदर, हर एक फेज के अंदर बताओ कि ऑडिटर को क्या क्या चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी, हर एक फेज के अंदर बताओ कि ऑडिटर को क्या क्या चीजें कंसीडर करनी पड़ेंगी। तो देखो ऑडिट का फेज क्या होता है, ऑडिट का फेज क्या होता है अपने सबको पता है कि अपन सबसे पहले प्लानिंग करते हैं, उसके बाद में एग्जीक्यूशन करते हैं, एग्जीक्यूशन करने के बाद में कंप्लीट कर देते हैं, एग्जीक्यूशन करने के बाद में हम चीजों को कंप्लीट कर देते हैं। सिंपल सा प्रोसेस है, प्लानिंग करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे उस प्लान को एंड कंप्लीट करेंगे, ठीक है। हमने प्लानिंग करी कि हम सीए बनेंगे, उसको एग्जीक्यूट करा और हमने उसको कंप्लीट कर दिया, ठीक है। अब इसको हम याद कैसे करेंगे कि क्या क्या कंसीडरेशन करेंगे, तो यही जो अपना ऐसे 315 है उसी से हम क्या करेंगे, याद करेंगे कि आइडेंटिफाइंग सॉरी क्या था अपना, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क। तो अपन क्या करेंगे, ड्यूरिंग रिस्क असेसमेंट करेंगे अपन ऑडिटर्स का, एंड शुड कंसीडर द रिस्क अराइजिंग फ्रॉम आईटी कंपनी, आईटी सिस्टम इन द कंपनी। तो हम रिस्क को असेस करेंगे कि उस कंपनी के अंदर जो आईटी सिस्टम है ऑफ द कंपनी उसके अंदर कितना रिस्क है, ठीक है, उस आईटी कंपनी के अंदर कितना रिस्क है, ओके। तो रिस्क को असेस करा, रिस्क के बाद में क्या आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग, रिस्क के बाद में क्या आ रहा है, अंडरस्टैंडिंग। ये दोनों चीजें कहाँ पे आएंगी, अपने प्लानिंग फेज के अंदर आएंगी कि रिस्क को आप करो, रिस्क को असेस करो, उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग लो, रिस्क को असेस करो उसके बाद में आप अंडरस्टैंडिंग लो, अंडरस्टैंडिंग वी ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस प्रोसेसेस एंड परफॉर्मिंग वर्क थ्रू ऑफ द आईटी सिस्टम एंड एप्लीकेशन शुड बी कंसिडर। इसका मतलब हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वो किस तरीके से बिजनेस प्रोसेसेस को यूज कर रहे हैं, और हम वॉक थ्रू करेंगे, वॉक थ्रू करेंगे मतलब कि उन लोगों को बोलेंगे कि बताओ किस तरीके से तुम आईटी को यूज करते हो, ठीक है। तो हम लोग, वो लोग यूज करेंगे, अपन लोग उसको देखेंगे, खाली वॉक थ्रू करेंगे उसके ऊपर से, ठीक है। तो प्लानिंग फेज के अंदर अपन क्या करते हैं, दो बातें करते हैं, रिस्क असेस करते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं, रिस्क असेस करते हैं एंड अंडरस्टैंड करते हैं। उसके बाद में एग्जीक्यूशन की बात आती है, एग्जीक्यूशन की बात आती है तो हम क्या करेंगे, कंट्रोल्स को देखेंगे, कंट्रोल्स को देखेंगे, राइट। अपन रिस्क की बात करें तो रिस्क की बात के बाद में क्या आता है, कंट्रोल्स आते हैं। तो दो तरीके के कंट्रोल्स देखेंगे, वाइल असेसिंग द एंटिटीज रिस्क, एंटिटी लेवल कंट्रोल, एंटिटी लेवल कंट्रोल देखेंगे अपन, एंटिटी लेवल कंट्रोल, द एस्पेक्ट ऑफ आईटी गवर्नेंस नीड टू बी अंडरस्टूड एंड रिव्यूड। इसके साथ साथ अपन आईटी गवर्नेंस को भी अंडरस्टैंड करेंगे, रिव्यू करेंगे, ठीक है। अब क्या है, एंटिटी लेवल कंट्रोल्स हो गए। अभी जो एंटिटी लेवल कंट्रोल्स होते हैं ना, इसको बाद में जाके अपन देखेंगे कि ये जो एंटिटी लेवल कंट्रोल्स होते हैं ना, 1 सेकेंड, ओके, ये जो एंटिटी लेवल कंट्रोल्स होते हैं ना, ये परसुएसिव होते हैं, ये पूरी पूरी एंटिटीज के अंदर होते हैं। तो ये जो एंटिटी लेवल कंट्रोल्स हैं वो क्या है, परसुएसिव कंट्रोल्स हैं, इंक्लूडिंग सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज एंड जनरल आईटी एंड एप्लीकेशन शुड बी कंसिडर्ड एंड रिव्यूज। मतलब कि परसुएसिव कंट्रोल्स के अंदर क्या आना चाहिए, हमेशा हमेशा किस तरीके के कंट्रोल होने चाहिए कि आपकी सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज होनी चाहिए, जनरल आईटी कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन बेस्ड कंट्रोल्स आपके पास में होने चाहिए। ये सारी चीज करने के बाद में आप कुछ टेस्ट परफॉर्म करोगे, अंडरस्टैंड, रिस्क को असेस करा, अंडरस्टैंड करा, फिर एग्जीक्यूशन फेज में आ गए, एग्जीक्यूशन फेज के अंदर रिस्क के बाद में क्या आएगा, कंट्रोल्स आएगा, कंट्रोल्स के बाद में हम टेस्टिंग करेंगे, क्योंकि ऑडिट में अपन क्या करते हैं, टेस्टिंग ही तो करते हैं, तो अपन अलग अलग टाइप की टेस्टिंग करेंगे। ड्यूरिंग टेस्टिंग फेज द रिजल्ट ऑफ जनरल आईटी कंट्रोल
वुड इम्पैक्ट द नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ टेस्टिंग। तो अपन ये देखेंगे कि जो जनरल आईटी कंट्रोल्स हम यूज कर रहे थे उसके हिसाब से अपना नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, जो जनरल आईटी कंट्रोल्स हैं उसके ऊपर से अपना नेचर टाइमिंग एंड एक्सटेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड व्हेन टेस्टिंग ऑफ रिपोर्ट्स एंड इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस्ड बाय द एंटिटीज जनरल जनरेटेड थ्रू आईटी सिस्टम्स एंड एप्लीकेशंस। तो अपन देखेंगे कि टेस्ट करेंगे रिपोर्ट्स को, टेस्ट करेंगे आप रिपोर्ट्स को जो कि आईटी से निकले हुए हैं, जो कि आईटी को यूज करके अपन ने जो रिपोर्ट्स निकाली उस रिपोर्ट्स को क्या करेंगे अपन टेस्ट करेंगे। ठीक है, तो अपन दो तरीके के टेस्ट करेंगे। ड्यूरिंग टेस्टिंग फेज अपन देखेंगे कि जनरल आईटी कंट्रोल्स के हिसाब से अपन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट डिफाइन करेंगे एंड अपन टेस्ट करेंगे रिपोर्ट्स का जो कि जनरल आईटी वालों ने निकाल के दी है। ये सब करने के बाद में अपना क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूशन फेज कंप्लीट हो जाएगा एंड अपन आएंगे कंप्लीशन फेज के अंदर। At completion stage, evaluation of control deficiency may be required using data analytics and CAT। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, कंट्रोल डेफिशिएंसीज को ध्यान में रखते हुए, कंट्रोल डेफिशिएंसीज को ध्यान में रखते हुए एनालिटिकल प्रोसीजर्स करेंगे एंड कैट का यूज करेंगे, मतलब कि कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, कंप्यूटर असिस्टेंट ऑडिट टेक्निक्स का यूज करेंगे, कंप्लीट कर देंगे हम हमारी ऑडिट को। ठीक है, सिंपल सी बात थी। कैसे याद करेंगे अपन, रिस्क, उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटी, उसके बाद में जब रिस्क आया तो कंट्रोल्स आएंगे, दो तरीके के कंट्रोल्स आएंगे, एक एंटिटी लेवल कंट्रोल्स, एक अपना परसुएसिव कंट्रोल्स। कंट्रोल्स के बाद में अपन टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग भी दो तरीके की करेंगे, एक अपन टेस्टिंग करेंगे अपने जनरल आईटी कंट्रोल्स की जिससे अपन नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ढूंढेंगे एंड उसके बाद में हम क्या करेंगे, नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ढूंढने के बाद में अपन टेस्टिंग करेंगे रिपोर्ट्स का, टेस्टिंग करेंगे रिपोर्ट्स का, उसके बाद में कंप्लीशन कर देंगे। कंप्लीशन के अंदर हम क्या करेंगे, एनालिटिकल प्रोसीजर्स परफॉर्म करेंगे एंड कैट को परफॉर्म करेंगे। ठीक है, अब देखो मुझे हो सकता है मैं आपको डिफरेंट टेक्निक्स इस चैप्टर्स के बीच में बताती जाऊंगी जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसको रट्टा मार सकते हो। पहली टेक्निक मैंने आपको बताई कि इसके अंदर आप अपना खुद के लैंग्वेज के अंदर लिख लेना। दूसरी टेक्निक मैं बताने जा रही हूँ कि एक दो बार इसको रिवाइज कर लेना, आज ही इसको एक दो बार रिवाइज कर लेना। उसके बाद में रात को बैठ के क्या करोगे, आप अपने खुद के वॉइस नोट्स बना लेना। ठीक है, आप अपने खुद के वॉइस नोट्स बना लेना ताकि जब एग्जाम से एक दो दिन पहले बच जाए, या सपोज करो अब आपका एग्जाम है, कल परसों एग्जाम है, या उससे पहले एक बार आप और रिवीजन कर रहे हो, तो तब आप अपनी खुद की लैंग्वेज के अंदर उसको सुन लोगे कि हाँ मैंने ऐसा रिवाइज करा था। देखो खुद को पढ़ाने की कोशिश करो, तब वो चीजें आपको आराम से समझ में आ जाएंगी, क्योंकि वो चीज आप ही खुद को समझा रहे हो, राइट। क्योंकि कुछ टाइम बाद में आप ये चीजें भूल जाने वाले हो, ये चीजें आप कुछ टाइम के बाद में भूल जा रहे हो। तो अपने लिए, खुद के लिए आप वॉइस नोट्स बना सकते हो, टेलीग्राम के अंदर वॉइस नोट्स बना सकते हो, व्हाट्सएप के अंदर खुद को मैसेज भेज सकते हो, जो भी आप लोगों को सही लगेगा। व्हाट्सएप के अंदर मैसेजेस उड़ जाते हैं तो मैं बोलूंगी कि टेलीग्राम के अंदर या अपने किसी फ्रेंड को भेज सकते हो कोई भी वॉइस नोट्स बना के चैप्टर्स का। तो इससे क्या रहेगा, आपको याद रहेगा ये सारी चीजें। ये कुछ टेक्निक्स हैं जो मैंने भी यूज करी थी एंड आई होप दैट आप लोगों के भी काम में आएंगी। ठीक है, अब एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं। एंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम की बात करते हैं। देखो आजकल का बिजनेस बहुत डायनामिक है, आजकल का एनवायरमेंट बहुत ज्यादा डायनामिक है, इसके कारण रिस्क बढ़ता ही जा रहा है, इसके कारण रिस्क बढ़ता ही जा रहा है। क्यों? रिस्क का मतलब क्या है कि आपने कुछ सोचा था और वो चीज हो नहीं पाई, आपने कुछ भी सोचा था एंड वो चीज हो नहीं पाई। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि एनवायरमेंट का चेंज हो गया। क्यों नहीं हो पाया? क्योंकि एनवायरमेंट चेंज हो गया, मार्केट चेंज हो गया, बहुत सारी चीजें हैं जो कि चेंज हो सकती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, आपका रिस्क बढ़ता जाता है। तो ये कौन कौन से चेंजेस हैं जिसको चेंज होने की वजह से आपका रिस्क बढ़ जाता है, वो चीज अपन देखेंगे। द वॉलेटिलिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी एंड द पेस ऑफ चेंज। आजकल जो स्पेस के ऊपर से चेंज आ रहा है, जैसे कि आजकल मोबाइल्स कितनी जल्दी जल्दी चीजें, कितनी जल्दी जल्दी उसके वर्जन्स बदलते हैं, कितनी जल्दी जल्दी एक स्नैपड्रैगन ये आएगा, फिर स्नैपड्रैगन वो आ जाएगा। और लेकिन पहले के जमाने के अंदर एक फोन आता था और वो 10 सालों तक चलता था, उसके बाद में कोई नया मॉडल आता था। तो जो पेस ऑफ चेंज है, जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, वो बहुत ज्यादा फास्ट है, राइट। These are the some reasons for which dynamic environment include globalization, use of technology, new regulatory requirement, etc. Because of this, dynamic environment is associated with risk. Dynamic environment से क्या हुआ, बिजनेस को रिस्क हुआ, क्योंकि जैसे ही चेंजेस होगा एनवायरमेंट के अंदर, जैसे ही कोई नया फोन आएगा मार्केट के अंदर, तो दूसरे लोगों को भी उसी फोन को लाना पड़ेगा, राइट, उसी फोन को लेना पड़ेगा। तो उनके पास में जो ऑलरेडी स्टॉक्स हैं वो तो डेड हो जाएंगे ना। तो इसकी वजह से जो चेंज हो रहा है, इसकी वजह से बिजनेस को बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा है। Also increase companies have need for continuous management of risk। इसके कारण जो कंपनीज हैं उसको मैनेज करना पड़ेगा अपने रिस्क को। इसको आप याद कैसे रख सकते हो, ये आता है एग्जांपल्स ऑफ रिस्क। किस वजह से रिस्क बढ़ रहा है, किस वजह से रिस्क बढ़ रहा है? तो देखो, हम मार्केट गए, मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट मिल रहा था। हम मार्केट गए, मार्केट में फ्री ऑफ कॉस्ट, FOC, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट मिल रहा था। लेकिन जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट मिलता है
वो बहुत रिस्की है। जो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोडक्ट मिलता है वो बहुत ज्यादा रिस्की है, क्योंकि आजकल एनवायरमेंट ही ऐसा हो रहा है, आजकल का एनवायरमेंट ही ऐसा गंदा एनवायरमेंट हो रहा है, जिसकी वजह से आप ऐसे फ्री ऑफ कॉस्ट के प्रोडक्ट ले आओगे जो कि एकदम रिस्की है मार्केट के अंदर। ठीक है, अब मार्केट मतलब देखो, MRT मार्केट, फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर आप कहाँ गए, बिजनेस, रिस्की प्रोडक्ट है, बहुत ही ज्यादा रिस्की प्रोडक्ट है, और अपना क्या है, प्रोडक्ट बहुत ज्यादा रिस्की है, और आजकल एनवायरमेंट का भी रिस्क बहुत ज्यादा बढ़ गया है। ठीक है, इसी तरीके से आप याद करोगे इसको, क्या चीज है ये, इंटरप्राइज रिस्क मैनेजमेंट ओवरव्यू। रिस्क किस वजह से बढ़ गया है, डायनेमिक एनवायरमेंट है, पेस चेंज हो रहा है, इसकी वजह से अपने इंटरप्राइज को बहुत ज्यादा चीजें फेस करनी पड़ रही हैं, और क्या क्या एग्जाम्पल है रिस्क के। तो देखो, मार्केट रिस्क है, R से रेगुलेटरी एंड कंप्लायंस रिस्क है, T से टेक्नोलॉजी एंड सिक्योरिटी रिस्क है, F से फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क है, O से ऑपरेशनल रिस्क है, C से अपना क्रेडिट रिस्क है, और अपना और कौन सा रिस्क है, बिजनेस का पार्टनर रिस्क है, मतलब बिजनेस का पार्टनर छोड़ के भाग सकता है आपको कभी भी। उसके बाद में आपका प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट रिस्क है, हो सकता है दैट आपका प्रोडक्ट ही ऑब्सोलेंस हो जाए, राइट। एंड एनवायरमेंटल के अंदर तो रिस्क है ही। अब ये जो रिस्क है, इतने सारे जो रिस्क है, MRT मार्केट वाला रिस्क, MR और रेगुलेटरी वाला रिस्क, T मतलब टेक्नोलॉजी रिस्क, उसके बाद में F मतलब कौन सा रिस्क है बताओ, F से, O से ऑपरेशनल रिस्क, C से अपना कंप्लायंस रिस्क है, उसके बाद में अपना रिस्की बिजनेस पार्टनर रिस्क, बिजनेस पार्टनर भाग गया, उसके बाद में प्रोडक्ट एंड प्रोजेक्ट रिस्क, उसके बाद में अपना कौन सा रिस्क है, एनवायरमेंट रिस्क। F से कौन सा रिस्क था, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क, यस फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क। इस तरीके से आपको याद करना होगा इसको बार बार लिख लिख के। ठीक है, अब ये सारे तो रिस्क हैं, अब इस सारे रिस्क को आप टिपिकली असेस कैसे करोगे, आप इस रिस्क को एक्चुअली असेस कैसे करोगे कि हमारे पास में इतने सारे रिस्क हैं। तो सबसे पहले तो आपको ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना पड़ेगा, सबसे पहले तो आपको ये देखना पड़ेगा कि एक्चुअली मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है। तो सपोज करो दैट आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको CA बनना है, आपका ऑब्जेक्टिव है कि आपको CA बनना है, तो उसके बाद में आपको इवेंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जो कि अफेक्ट करेंगे आपके अचीवमेंट ऑफ योर ऑब्जेक्टिव। आपको इवेंट्स आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे जिसकी वजह से आपका ऑब्जेक्टिव अफेक्ट हो, राइट। जैसे कि मैं पढ़ाई नहीं कर सकता, मैं ज्यादा घंटे तक बैठ नहीं सकता, मुझे टीवी देखना है, मुझे वेब सीरीज देखनी है, तो आपको ये सारी चीजें आइडेंटिफाई करनी पड़ेंगी। उसके बाद में आपको असेस करना पड़ेगा लाइकलीहुड एंड इम्पैक्ट। आपको सच में देखना पड़ेगा कि सच में क्या मैं इसको हटा सकता हूँ, या फिर ये सारी चीजें सच में मुझे इम्पैक्ट करेंगी, ये सारी चीजें को मैं हटा सकता हूँ, क्या क्या लाइकलीहुड है इसका अफेक्ट करने का, क्या क्या लाइकलीहुड है। जैसे रिस्क तो बहुत सारे हो सकते हैं ना, रिस्क तो ये भी हो सकते हैं कि आपके भाई की शादी हो जाए, लेकिन क्या इसका लाइकलीहुड है कि उसकी शादी होने भी वाली है, कोई इसको पसंद भी करेगा या नहीं करेगा, इसका लाइकलीहुड भी है कुछ या नहीं है। उसके बाद में रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, आपके जो भी ऐसे रिस्क करा है उसको आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा। सपोज करो आपके पास में रिस्क आया दैट मैं बहुत वेब सीरीज देखता हूँ, तो उसको आपको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा कि अब से मैं वेब सीरीज नहीं देखूंगा, या अब से मैं सपोज करो उसको नहीं छोड़ सकता हूँ, तो मैं दिन में आधा घंटा वेब सीरीज देखूंगा। इस हिसाब से भाई की हरकतें हैं, कोई पसंद नहीं करेगी उसको, यस ठीक है। तो कोई लाइकलीहुड नहीं है उसका इम्पैक्ट आने का कि आपकी उसकी शादी हो जाए, ठीक है। तो रिस्पॉन्ड एंड माइग्रेट रिस्क, आप जो भी रिस्क है उसको रिस्पॉन्ड करो एंड माइग्रेट करने की कोशिश करो, उसको बोलो कि कल परसों बाद में एग्जाम्स के बाद में वेब सीरीज देख लूंगा। और फिर जब आपने सारे रिस्क वगैरह को असेस कर लिया, तो आप लास्ट में देखोगे, देखो कई रिस्क हो सकते हैं जिसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते। कई रिस्क ऐसे हो सकते हैं जैसे कि ऐसे तो बोलो कि अब हमको खाना खाना है या हमको कुछ और काम करना है, उसकी वजह से बहुत लोग जॉब कर रहे होते हैं, तो उस वजह से असेस पड़ता है, लेकिन उसको अपन हटा नहीं सकते। तो जो हमारा ये बचा हुआ रिस्क है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, असेस करना पड़ेगा, बचे हुए रिस्क को असेस करना पड़ेगा, रिड्यूस रिस्क को, ठीक है। ऑब्जेक्टिव डिफाइन करो, आइडेंटिफाई करो पॉसिबल चीजें जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के बीच में बाधा बन सकती हैं, फिर उसकी लाइकलीहुड को देखो कि सच में ऐसा होगा भी या नहीं होगा, और अगर ऐसा होगा तो उसको रिस्पॉन्ड करो, माइग्रेट करने की कोशिश करो, एंड लास्ट में क्या करो, असेस करने की कोशिश करो, अपने रिड्यूस रिस्क को असेस करने की कोशिश करो, उसके रिड्यूस रिस्क को। दैट आई होप दैट इस वजह से आपको एकदम याद हो जाए ये सारी चीजें। लेकिन देखो ये चीज याद नहीं रहने वाली है, ये स्टोरी बिल्कुल याद नहीं रहने वाली जब तक कि आप इसको लिख नहीं लेते, जब तक कि आप इसको बोल नहीं लेते। दोनों तरीके से कैसे भी जो भी आपको पसंद है, नहीं अगर अगर ये सब नहीं करोगे ना, लिखोगे नहीं, बोलोगे नहीं खुद से, एक दो बार रिवीजन आज की आज ही नहीं कर लोगे इस चैप्टर का, तो क्या होगा, ये वाली वीडियो आपको फिर से देखनी पड़ेगी जिसके अंदर ज्यादा टाइम लगेगा। ओके, अब अपन देखते हैं टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स। टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स को देखते हैं। तो देखो 3 तरीके के कंट्रोल्स होते हैं,
एक जनरल आईटी कंट्रोल्स जो बेसिकली टॉप लेवल का कंट्रोल होता है, जनरल आईटी कंट्रोल्स, आईटी से कंट्रोल्स लेना। उसके बाद में अपना होता है एप्लीकेशन कंट्रोल। एप्लीकेशन कंट्रोल का मतलब होता है ये ऑटोमेटेड भी होते हैं, मैनुअल भी होते हैं, परसुएसिव भी होते हैं और अपने डिटेक्टिव भी होते हैं। तो मतलब कि एक तरीके से मिक्स है ऑफ योर आईटी कंट्रोल्स एंड मिक्स ऑफ योर मैनुअल कंट्रोल्स, दोनों का मिक्स है। और जो हमारे लास्ट है आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल एक तरीके से आप बोल सकते हो कि मैनुअल कंट्रोल्स होते हैं। तो एक तो हो गए जनरल आईटी कंट्रोल, एक होते हैं अपने एप्लीकेशन कंट्रोल्स और एक होते हैं हमारे प्रोसेस वाले कंट्रोल्स। ठीक है, जनरल आईटी कंट्रोल्स का मतलब क्या होता है? जनरल आईटी कंट्रोल्स आर पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स दैट कैन रिलेट टू मैनी एप्लीकेशन, जो कि मैनी एप्लीकेशन से रिलेट कर सकते हैं एंड सपोर्ट करते हैं इफेक्टिव फंक्शनिंग को, एंड सपोर्ट करते हैं अपनी इफेक्टिव फंक्शनिंग को। एंड दे अप्लाई टू, इसको याद करना पड़ेगा, मिनीफेस्ट, मैनिफेस्ट। इट अप्लाइज टू मिनी फ्रेम, मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम, सॉरी 1 सेकेंड। जनरल आईटी कंट्रोल दे अप्लाई टू मेन फ्रेम, mini frame and end user environment. They apply to mainframe, mini frame and end user environment. And general IT control maintain the integrity and information and security of data commonly included control over the following. ठीक है, जनरल आईटी कंट्रोल्स के अंदर क्या होता है, ये सारी चीजों के ऊपर आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। बेसिकली एग्जांपल्स हैं जनरल आईटी कंट्रोल के। तो जनरल आईटी कंट्रोल्स क्या है? पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैं जो कि सारे एप्लीकेशंस को सपोर्ट करती हैं और इफेक्टिव फंक्शनिंग के अंदर काम करती है अपने एप्लीकेशन के लिए। एप्लीकेशन जो अपन पढ़ेंगे ना, एप्लीकेशन बेस्ड कंट्रोल, उनके लिए ये काम करती है, उनको सपोर्ट करती है और उनकी इफेक्टिव फंक्शनिंग के अंदर हेल्प करती है। इट अप्लाइज टू मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम एंड एंड यूजर एनवायरनमेंट। मेन फ्रेम, मिनी फ्रेम एंड यूजर एनवायरनमेंट क्या उन कौन से होते हैं ये? तो डीएसपी ए, डीएसपी मतलब कि अपने कौन से, पुलिस होती है ना डीएसपी, डीएसपी, ठीक है। तो पुलिस होती है डीएसपी और ए, उसने कुछ आ कर दिया, डीएसपी आ चिल्ला रहा है, ठीक है। तो डीएसपी का मतलब क्या है? डी से मतलब डाटा। डीएसपी के पास में क्या है? बहुत सारा डाटा है, बहुत सारा नेटवर्क है। डीएसपी के पास में क्या है? बहुत सारा डाटा है, बहुत सारा नेटवर्क है। उसके पास में सिस्टम सॉफ्टवेयर एक्विजिशन है, उसके पास में ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिससे सिस्टम बदल सकता है, उसके पास में ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जिससे सिस्टम बदल सकता है, चेंज कर सकता है और उसको मेंटेनेंस भी करना होता है, उसको चेंज कर सकता है, मेंटेनेंस भी कर सकता है। उसके बाद में वो प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम करता रहता है, डीएसपी बहुत सारे प्रोग्राम करता रहता है, सिक्योरिटी का ध्यान रखता है उस प्रोग्राम के अंदर, उस प्रोग्राम के अंदर सिक्योरिटी का ध्यान रखता है। और बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं उसके पास में, बहुत सारी एप्लीकेशंस भी हैं, सॉफ्टवेयर्स भी हैं, एप्लीकेशंस भी हैं, ठीक है। इससे ही पता चलेगा। देखो डीएसपी के पास में क्या है? डाटा है, नेटवर्क है। एस का मतलब क्या हुआ? वो सिक्योर, डीएसपी सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर है उसके पास में, राइट। एंड पी का मतलब वो क्या करता है? प्रोग्राम, बहुत सारे प्रोग्राम्स करता है। उसके बाद में ए मतलब ऐसे सिक्योरिटी, वो सिक्योरिटीज, एस से एक्चुअली आप सिक्योरिटी भी याद कर सकते हो एंड सॉफ्टवेयर भी याद कर सकते हो। वो इस प्रोग्राम्स के अंदर सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, इस प्रोग्राम्स के अंदर वो क्या करता है? सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। एंड ए मतलब उसके पास में अपने एप्लीकेशंस भी हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, ऐसे भी करके आप किसी भी तरीके से इसको याद कर सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगे। या डीएसपी ए से ही डायरेक्ट आप याद कर सकते हो। डी मतलब अपना डाटा है, नेटवर्क है। एस मतलब सॉफ्टवेयर है, सिक्योरिटी है। पी मतलब प्रोग्राम्स करता है वो डीएसपी बहुत सारे। एंड अपने पास है सॉफ्टवेयर है, उसका एप्लीकेशन भी है डीएसपी के पास में, ठीक है। और ये डीएसपी वगैरह क्या है? ये डीएसपी वगैरह क्या है? अपना जनरल आईटी कंट्रोल्स, जनरल आईटी कंट्रोल्स, उसके अंदर ये सारी चीजें आती हैं। जनरल आईटी कंट्रोल्स में ये सारी चीजें आती हैं। और जनरल आईटी कंट्रोल्स एक्चुअली क्या करते हैं? हेल्प करते हैं स्मूथ फंक्शनिंग के अंदर, एप्लीकेशन कंट्रोल्स के अंदर, एप्लीकेशन कंट्रोल्स की स्मूथ फंक्शनिंग के अंदर काम करते हैं अपने जनरल आईटी कंट्रोल्स। तो मतलब एप्लीकेशन कंट्रोल पढ़ते हैं। एप्लीकेशन कंट्रोल्स कैसे हो सकते हैं? ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं, मैनुअल भी हो सकते हैं, परसुएसिव भी हो सकते हैं, डिटेक्टिव भी हो सकते हैं, ठीक है। परसुएसिव भी हो सकते हैं, डिटेक्टिव भी हो सकते हैं इन नेचर। इससे इंटीग्रिटी बनी रहती है अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की। एप्लीकेशन कंट्रोल्स रिलेटेड टू प्रोसीजर्स यूज्ड टू इनवाइट, रिकॉर्ड, प्रोसेस एंड रिपोर्ट ट्रांजैक्शन ऑन अदर फाइनेंशियल डेटास। इससे क्या होगा? और जब अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की इंटीग्रिटी बनी रहेगी तो हम इनिशिएट कर सकते हैं, रिकॉर्ड कर सकते हैं, प्रोसेस कर सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं ट्रांजैक्शन एंड अदर फाइनेंशियल डेटास को। कुछ नहीं है इसके अंदर, याद ही करना पड़ेगा इसको, और कुछ नहीं कर सकते। जितने जितने पॉइंट्स आप याद कर सकते हैं उतना बेटर है। देखो एप्लीकेशन कंट्रोल्स आपके मैनुअल भी हो सकते हैं, ऑटोमेटेड भी हो सकते हैं, परसुएसिव भी हो सकते हैं, डिटेक्टिव भी हो सकते हैं, राइट। परसुएसिव भी हो सकते हैं, डिटेक्टिव भी हो सकते हैं। ये आपकी इंटीग्रिटी को बनाएंगे, आपकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को। एक बार आपकी अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स बढ़िया हो गए तो आप इनिशिएट कर सकते हो, रिकॉर्ड कर सकते हो, प्रोसेस कर सकते हो, रिपोर्ट कर सकते हो ट्रांजेक्शन्स को एंड अदर फाइनेंशियल डेटास को।
दीज कंट्रोल्स हेल्प्स टू इंश्योर दैट ट्रांजेक्शन अकर्ड आर एथोराइज। ये क्या करेगा कि आपको इंश्योर करेगा कि जो भी आप ट्रांजेक्शन अकर कर रहे हो वो ऑथराइज्ड है एंड कंप्लीट है। एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड आर रिकॉर्ड एंड प्रोसेसेस, मतलब देखेगा कि आपके जितने भी ट्रांजेक्शन आप कर रहे हो वो ऑथराइज्ड है कि नहीं है, कंप्लीट है कि नहीं है, एक्यूरेट है कि नहीं है, एक्यूरेटली रिकॉर्ड भी होने चाहिए एंड प्रोसेस भी होने चाहिए। कि किससे होगा ये? ऑटोमेटेड एप्लीकेशंस के थ्रू होगा। इससे ये एक्चुअली किसके अंदर एम्बेडेड होते हैं? ये एक्चुअली किसके अंदर एम्बेडेड होते हैं? एप्लीकेशन कंट्रोल क्या अकेले काम कर सकते हैं क्या? तो एप्लीकेशन कंट्रोल अकेले काम नहीं कर सकती, जनरल आईटी कंट्रोल से मिलकर काम करते हैं। ये जनरल आईटी कंट्रोल से मिलकर काम करते हैं। ये इंटरप्राइज रिसोर्स सिस्टम के अंदर हेल्प करते हैं वही चीजें, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी एंड इंटीग्रिटी ऑफ डाटा ऑफ द सिस्टम। एप्लीकेशन सॉरी इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? तो खूब सारे चेक्स करने पड़ते हैं, खूब सारे चेक्स करने पड़ते हैं। चेक जैसे कि फॉर्मेट चेक, रेंज चेक, रीजनेबल चेक, मैंडेटरी डाटा फील्ड एग्जिस्टेंस चेक, लिमिट चेक, सीक्वेंस नंबर चेक, वैलिडेशन ऑफ इनपुट डाटा एंड एडिट चेक। तो ये सारी चीजों का चेक करना पड़ता है। क्या क्या? सपोज आप देखो फॉर्मेट ठीक है कि नहीं है, सीक्वेंस में है कि नहीं है, लिमिट के अंदर है कि नहीं है, राइट? ऐसे करके याद करना पड़ेगा। रेंज के अंदर है कि नहीं है, फॉर्मेट ठीक है कि नहीं है, लिमिट के अंदर है कि नहीं है, मैंडेटरी डाटा फील्ड आपने मेंशन करा है कि नहीं करा, सीक्वेंस के अंदर है कि नहीं है, वैलिडेशन करो जो इनपुट डाल रहे हो वो वैलिड है कि नहीं है, जो इनपुट डाल रहे हो वैलिड है कि नहीं है। देखो कि हर कोई तो एडिट नहीं कर सकता ना इन चीजों को, हर कोई तो एडिट नहीं कर सकता ना इन चीजों को। रीजनेबल चेक करो, 2 4 5 चेक्स भी आप याद रखोगे तो काफी है। रेंज चेक, लिमिट चेक, एडिट चेक, राइट? इसी तरीके से आपको चेक्स को, इन सारे चेक्स को याद रखना है। मैंडेटरी फील्ड चेक्स, राइट? एक दो बार बोलोगे बोलोगे याद हो जाएगा। देखो आईटी डिपेंडेंस कंट्रोल इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल बेसिकली मैनुअल कंट्रोल्स होते हैं। दे मेक यूज ऑफ सम फॉर्म ऑफ डाटा और इन्फॉर्मेशन और रिपोर्ट प्रोड्यूस फ्रॉम आईटी सिस्टम, लेकिन ये कुछ डाटा, इन्फॉर्मेशन, रिपोर्ट्स वगैरह को यूज करते हैं जो कि आईटी सिस्टम या एप्लीकेशन से आई है। इन केस इवन थ्रो कंट्रोल्स आर परफॉर्म मैनुअली, जबकि ये कंट्रोल्स मैनुअली परफॉर्म होते हैं, फिर भी दीज आर डिजाइन एंड इफेक्टिवनेस सच कंट्रोल्स डिपेंड्स अपॉन द रियलाइबिलिटी ऑफ सोर्स डाटा। लेकिन इसका रियलाइबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है? कि अपना सोर्स का डाटा कैसा है, और वो सोर्स का डाटा कहाँ से आता है? वो सोर्स का डाटा फ्रॉम जनरल सिस्टम, आईटी सिस्टम से ही आता है। ठीक है, ये मैनुअल सिस्टम्स होते हैं, मैनुअल कंट्रोल सिस्टम्स होते हैं, लेकिन इससे इसका सोर्स का डाटा कहाँ से आता है? अपने आईटी वालों से ही आता है। हालांकि परफॉर्म्ड होते हैं मैनुअली, लेकिन इसकी डिजाइन और इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है रियलाइबिलिटी ऑफ सोर्स डाटा। रियलाइबिलिटी ऑफ सोर्स डाटा नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट। नॉर्मली जो आता है वो जनरल आईटी कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स के ऊपर ही आता है क्वेश्चन। तो अगर कोई बोले कि जनरल आईटी कंट्रोल और एप्लीकेशन कंट्रोल्स के बीच में क्या है, मतलब वर्सेस की बात करें अपन, जनरल आईटी कंट्रोल्स एंड एप्लीकेशन कंट्रोल्स, तो दीज टू कैटेगरीज ऑफ कंट्रोल्स ओवर आईटी सिस्टम्स आर इंटर रिलेटेड। ये एक दूसरे के साथ में इंटर रिलेटेड है। मतलब क्या हमारा एप्लीकेशन कंट्रोल अकेले परफॉर्म कर सकता है क्या? तो वो अकेले परफॉर्म नहीं कर सकता जब तक कि अपने आईटी, जनरल आईटी कंट्रोल्स नहीं होते। The relationship between application controls and the general IT controls is such that general IT controls are needed. General IT controls की need है to support the functioning of application controls. Support करने के लिए functioning of application controls, and both are needed to ensure the completeness and accuracy of information processing through IT system. Processing की जरूरत है ताकि IT system, दोनों एक्चुअली बहुत चीजों की नीड है ताकि आपका जो आईटी का प्रोसेस है, जो आपका कंट्रोल का प्रोसेस है, वो पूरा हो पाए। ठीक है, क्लियर? ये सारे क्या थे अपने, ये सारे अपने क्या थे? टाइप्स ऑफ कंट्रोल्स, किस किस तरीके के कंट्रोल्स होते हैं। ठीक है, किस किस तरीके के कंट्रोल्स होते हैं। तो एक हमारा होता है जनरल आईटी कंट्रोल, एप्लीकेशन वाला कंट्रोल, ठीक है, एप्लीकेशन कंट्रोल, एंड एक हमारा होता है हमारा आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल। ठीक है, अब अपन क्या पढ़ेंगे? एंटिटी लेवल कंट्रोल्स। एंटिटी लेवल कंट्रोल्स की अगर बात आ रही है तो दो चीजें होती हैं, एक डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल। एंटिटी लेवल कंट्रोल मैंने पहले भी कहीं पे बताया था कि परसुएसिव होते हैं, ये पूरे के पूरे एंटिटी के ऊपर लगेंगे, ये पूरे के पूरे एंटिटी के ऊपर लगेंगे। मुझे बताओ दैट यहाँ तक आप लोगों को सारी बातें समझ में आ रही हैं क्या? यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं क्या? क्लियर हो रही है क्या बातें थोड़ी? पहले से थोड़ा ये वाला चैप्टर क्लियर हुआ? यस, व्हाट अबाउट अदर्स? यस, ओके, ठीक है। ये ज्यादा अच्छे से हो जाएगा आपका चैप्टर अगर इसको एक दो बार आप अभी क्लास के बाद में एक बार रिवाइज कर लेना, अपने नोट्स बना लेना, ये वाले नोट्स को 100% प्रिंट करा लेना, और कोई नोट्स को प्रिंट कराया हो नहीं कराया हो, इट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट दैट ये वाले नोट्स को आप 100% प्रिंट करा लो। ठीक है, इसके बाद में बात कर रहे हैं हम एंटिटी लेवल कंट्रोल्स की।
एंटिटी लेवल्स कंट्रोल का मतलब कंट्रोल्स अक्रॉस द कंपनी, जो पूरी कंपनी के ऊपर अप्लाई करते हैं, एट ऑल लेवल्स, सारे लेवल्स के ऊपर, फ्रॉम टॉप लेवल टू फ्रॉम ब्रॉड एंड टॉप लेवल टू द डिपार्टमेंट एंड ट्रांजैक्शन लेवल, नोन एज एंटिटी लेवल कंट्रोल। मतलब पूरी की पूरी एंटिटी के ऊपर हैं ये वाले कंट्रोल्स। अब एंटिटी लेवल्स कंट्रोल्स कैसे होते हैं? पर्सुएसिव होते हैं और सब्जेक्टिव होते हैं। पर्सुएसिव मतलब हर जगह होंगे, ये पर्सुएसिव होंगे, और सब्जेक्टिव का मतलब देखो इसके ऊपर ना हमारे ऑडिटर की जजमेंट लगती है कि एंटिटी लेवल कंट्रोल सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो इसके ऊपर जो ऑडिटर्स की जजमेंट होगी वो काइंड ऑफ सब्जेक्टिव होती है। वो काइंड ऑफ कैसी होती है? आपकी सब्जेक्टिव होती है। अगर बात करें कि एंटिटी लेवल कंट्रोल्स के टाइप्स क्या हैं, तो वो है एक डायरेक्ट एंट्री लेवल कंट्रोल और एक है हमारा इनडायरेक्ट एंट्री लेवल कंट्रोल। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। दो के अंदर मैंने आपको बताया है क्वेश्चन आ चुका है। एक है कि हमारा जो ऑडिटर है वो असेस कैसे करता है एंड अंडरस्टैंड कैसे करता है अपने रिस्क को, राइट, जो अपन ने इन वेरियस प्लानिंग फेजेस, जो अपन ने पढ़ा था इन वेरियस फेजेस ऑफ ऑडिट, अपना प्लानिंग वाला, एग्जीक्यूशन वाला एंड कंप्लीटनेस वाला। और दूसरा मैं बता रही हूँ कि ये वाला चैप्टर, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है एंटिटी लेवल कंट्रोल वाला, कि टाइप्स ऑफ एंटिटी लेवल कंट्रोल बताओ, एंटिटी लेवल क्या होते हैं। तो देखो अगर टाइप्स ऑफ एंटिटी लेवल कंट्रोल का क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आपको एंटिटी लेवल कंट्रोल के बारे में बताना पड़ेगा कि पूरी एंटिटीज के अंदर टॉप लेवल से लेके अपना ट्रांजेक्शन लेवल के ऊपर या फंक्शनल लेवल के ऊपर होता है, पूरी ऑल द पूरी एंटिटीज के अंदर फैला हुआ होता है, पर्सुएसिव होता है एंड सब्जेक्टिव होता है। उसके बाद में टाइप्स क्या है अपने? दो टाइप्स हैं। टाइप्स क्या है अपने? दो टाइप्स हैं। एक है अपना डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल और एक है हमारा इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल। डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल ऑपरेट करता है हायर देन बिजनेस एक्टिविटीज एंड ट्रांजेक्शन लेवल। देखो ये बिजनेस एक्टिविटीज को देखते हैं, ट्रांजेक्शन लेवल को देखता है, तो वो कैसे देखेगा? वो ऊपर बैठ के देखेगा ना, ऊपर बैठ के देखेगा। तो डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल किसके ऊपर ऑपरेट करते हैं? हायर देन बिजनेस एक्टिविटी एंड ट्रांजेक्शन लेवल सच एज बिजनेस प्रोसेसेस और सब बिजनेस प्रोसेसेस, अकाउंट्स बैलेंसेस एट सिग्निफिकेंट लेवल ऑफ प्रीशियसनेस, प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड कंट्रोल कर पाए मिस स्टेटमेंट को इन टाइमली मैनर। क्या कर सके वो? ताकि वो प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड कंट्रोल कर सके मिस स्टेटमेंट को टाइमली लेवल के ऊपर। इसका मतलब डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल ऑपरेट करते हैं लेवल हायर देन बिजनेस एक्टिविटी एंड ट्रांजैक्शन लेवल, क्या करने के लिए? प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड कंट्रोल करने के, करेक्ट करने के लिए मिस स्टेटमेंट इन टाइमली मैनर। इसका एग्जांपल्स देखें तो बिजनेस प्रोसेस रिव्यू, बिजनेस परफॉर्मेंस रिव्यू, बिजनेस के परफॉर्मेंस का रिव्यू होता है। ये क्या है? एक तरीके का डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल है। मॉनिटरिंग द इफेक्टिवनेस ऑफ कंट्रोल एक्टिविटी बाय इंटरनल ऑडिट फंक्शन। तो मतलब कि अगर हम कंट्रोल एक्टिविटीज का मॉनिटर कर रहे हैं इफेक्टिवनेस को, तो वो भी अपना क्या आएगा? डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल आएगा, क्योंकि वो ऊपर बैठकर क्या कर रहे हैं? देखने की कोशिश कर रहे हैं कि सब कुछ चीजें प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड करेक्ट हो पाए अपनी मिस स्टेटमेंट को। ऊपर बैठ के ट्राई कर रहे हैं, ऊपर बैठ के क्या करते हैं? परफॉर्मेंस का रिव्यू करते हैं, ऊपर बैठ के परफॉर्मेंस का रिव्यू करते हैं। एंड हमारा ऑडिटर, इंटरनल ऑडिटर इफेक्टिवनेस को देखता है, मॉनिटर करता है इफेक्टिवनेस कंट्रोल एक्टिविटीज को। हमारा इंटरनल ऑडिटर क्या करता है? ऊपर बैठ के मॉनिटर करता है इफेक्टिवनेस एंड कंट्रोल एक्टिविटीज बाय इंटरनल ऑडिट फंक्शन। अब इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल्स की बात करें, इट डू नॉट रिलेट टू स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेसेस। ये कोई स्पेसिफिक बिजनेस प्रोसेसेस के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ना ही ट्रांजेक्शन के ऊपर करता है, और अकाउंट बैलेंसेस किसी के ऊपर भी नहीं करता। हेंस इट कैन नॉट प्रिवेंट, डिटेक्ट, इसका मतलब ये क्या नहीं कर सकता? प्रिवेंट, डिटेक्ट नहीं कर सकता मिस स्टेटमेंट को। हाउएवर दे कंट्रीब्यूट इनडायरेक्टली टू द इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल एंड अदर कंट्रोल एक्टिविटीज। लेकिन ये क्या करता है? इनडायरेक्टली। देखो ये कोई भी स्पेसिफिक प्रोसेसेस के ऊपर, स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन के ऊपर या स्पेसिफिक अकाउंट बैलेंसेस के ऊपर नहीं लगता। इसका मतलब ये किसी भी तरीके से प्रिवेंट या डिटेक्ट नहीं कर सकता अपनी मिस स्टेटमेंट को, लेकिन ये इनडायरेक्टली कंट्रीब्यूट करता है इफेक्टिव ऑपरेशन ऑफ डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल। मतलब ये ऑपरेशंस, इफेक्टिव ऑपरेशंस को देखता है डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल्स के एंड अदर कंट्रोल एक्टिविटीज के। जिसका मतलब क्या हुआ? इनडायरेक्टली क्या चीजें हेल्प करती हैं? जैसे कि कंपनी का कोड ऑफ कंडक्ट एंड एथिक पॉलिसी, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसी, एम्प्लॉय जॉब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये सारी चीजें एक्चुअली प्रिवेंट, डिटेक्ट तो नहीं कर सकती हैं, लेकिन अगर अच्छा कोड ऑफ कंडक्ट होगा, अच्छा हमारा ह्यूमन कैपिटल का पॉलिसीज होगा, अच्छे से हमारा रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन होगा, तो हमारा क्या होगा? अपने आप जो कंट्रोल्स हैं वो मेंटेन होंगे, डायरेक्ट कंट्रोल्स जो हैं वो मेंटेन होंगे, कंट्रोल्स लेकर आएंगे और अपना ही परफॉर्मेंस भी सुधरेगी, राइट। तो डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल को ही क्या करते हैं? असिस्ट करते हैं। इसके अंदर ज्यादा कुछ याद रखने वाली चीजें नहीं है, ये समझने वाली ही चीज है, डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल एंड इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल। इसके बारे में हम देखते हैं विसिल ब्लोअर पॉलिसी। ऑडिटर कैसे चेक करेगा कि कंपनी के अंदर विसिल ब्लोअर पॉलिसी है कि नहीं है? तो ये भी अंडरस्टैंड वाली बात है, आप इसको पढ़ोगे एकदम दिमाग के अंदर बैठेगा। विसिल ब्लोअर पॉलिसी ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि
क्या कंपनी के पास में एक्चुअली विसल, तो ऑडिटर इसको एक्चुअली चेक कैसे करेगा, ऑडिटर इसको चेक कैसे करेगा, तो वो पूछेगा कि आपके पास में विसल ब्लोअर पॉलिसी है भी कि नहीं है। अच्छा है तो आपने उसको डॉक्यूमेंट कर रखा है कि नहीं कर रखा कहीं पे। अच्छा आपने डॉक्यूमेंट कर रखा है तो आपने अपने एम्प्लॉयज वगैरह को बता रखा है कि नहीं बता रखा कि ऐसा कोई विसल ब्लोअर पॉलिसी है, और अगर बता रखा है तो उन्होंने सच में उस चीज को अंडरस्टैंड करा है कि नहीं करा। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछेगा अपना ऑडिटर, जिससे वो पता लगाएगा कि कंपनी के अंदर जो विसल ब्लोअर पॉलिसी है वो अच्छी तरीके से मेंटेन हो रही है कि नहीं हो रही। अभी तक इसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछा गया, लेकिन आ सकता है, लेकिन आ सकता है। डस कंपनी है विसल ब्लोअर पॉलिसी, या वो पॉलिसी डॉक्यूमेंटेड है और अप्रूव्ड है, या वो विसल ब्लोअर पॉलिसी को कम्युनिकेट करा गया है क्या बिटवीन ऑल द एम्प्लॉइज, आर द एम्प्लॉइज आर अवेयर, पॉलिसी को कम्युनिकेट तो कर दिया लेकिन वो अवेयर है कि इस पॉलिसी के एंड अंडरस्टैंड इट्स पर्पस एंड देयर ऑब्लिगेशन, अंडरस्टैंड भी करते हैं कि नहीं करते हैं। हैज द कंपनी हैज टेकन एनी मेजर्स, ट्रेनिंग वगैरह कराई है कि नहीं कराई है एम्प्लॉइज की टू अंडरस्टैंड द कंटेंट एंड पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी, एंड डस कंपनी मॉनिटर द इफेक्टिवनेस ऑफ द पॉलिसी टाइम टू टाइम, हाउ डस कंपनी डील विद द डेविएशन ऑफ एंड नॉन कंप्लायंसेस, क्या वो इफेक्टिवनेस को मॉनिटर करता है, क्या कुछ डेविएशन आए, नॉन कंप्लायंसेस आए तो कंपनी उसको किस तरीके से डील करता है। सिंपल सी बात है, पॉलिसी है कि नहीं है, डॉक्यूमेंटेड है कि नहीं है, कम्युनिकेटेड है कि नहीं है, अंडरस्टैंड करा है कि नहीं करा, ट्रेनिंग दी है कि नहीं करा, और मॉनिटर करते हो कि नहीं करते हो, टाइम टू टाइम के अंदर कोई डेविएशन आते हैं तो उसको किस तरीके से आप लोग डील करते हो। आई होप दैट अच्छे से ये चीजें समझ में आ गई होंगी आपको, एक बार बोलोगे आराम से समझ में आएगी। अब आते हैं अपने लास्ट टॉपिक के अंदर, जो कि है कैट। कैट का मतलब क्या होता है, कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स, हम जब आईटी के लिए कुछ कर रहे हैं और आईटी का ऑडिट कर रहे हैं तो अपन कंप्यूटर का असिस्टेंस लेंगे कि नहीं लेंगे। सबसे पहले इसके अंदर बात आती है डाटा एनालिटिक्स की। जब अपन कैट की बात करते हैं तो बात आती है डाटा एनालिटिक्स की। डाटा एनालिटिक्स का मतलब क्या होता है कि रॉ सिस्टम डाटा को अपन प्रोसेसेस, टूल्स, टेक्निक्स वगैरह लगाकर उससे कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन डिराइव कर सके, उससे कुछ मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन डिराइव कर सके। जनरेटिंग एंड प्रिपेयरिंग मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन फ्रॉम रॉ सिस्टम डाटा यूजिंग प्रोसेसेस, टूल्स एंड टेक्निक्स नोन एज डाटा एनालिटिक्स। डाटा एनालिटिक्स का मतलब क्या है, रॉ डाटा से मीनिंगफुल डाटा को ट्रांसफॉर्म करना कुछ टूल्स, प्रोसेसेस वगैरह लगाकर। ठीक है, डाटा एनालिटिक्स मेथड्स आर यूज्ड इन ऑडिटिंग नोन एज कंप्यूटर असिस्टेड ऑडिट टेक्निक्स। मतलब कि क्या डाटा एनालिटिक्स मेथड कहाँ पर यूज होता है, तो कंप्यूटर असिस्टेंट ऑडिट टेक्निक्स के अंदर यूज होता है। व्हेन ऑडिटिंग इन ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, ऑडिटर्स कैन अप्लाई द कंसेप्ट ऑफ डाटा एनालिटिक्स फॉर सेवरल एस्पेक्ट्स ऑफ ऑडिट। जो डाटा एनालिटिक्स है ना, उसको कई तरीके से अपन यूज कर सकते हैं। किस तरीके से अपन यूज कर सकते हैं, तो देखो प्रीलिमिनरी भी अपन यूज कर सकते हैं, मतलब कि ऑडिट स्टार्ट करने से पहले। अब ऑडिट जब स्टार्ट होगा तो हम क्या देखेंगे कि रिस्क कितना है। ऑडिट जब स्टार्ट होगा तो हम देखेंगे रिस्क कितना है, रिस्क आया तो कंट्रोल आया, रिस्क आया तो कंट्रोल आया, कंट्रोल के बाद में हम जनरल एनालिसिस करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे एंड फ्रॉड रिस्क असेसमेंट करेंगे। जनरल एनालिसिस करेंगे, इवेल्युएशन करेंगे एंड फ्रॉड रिस्क असेसमेंट करेंगे। एन ई एफ करेंगे। ठीक है, प्रीलिमिनरी देखेंगे, रिस्क को असेस करेंगे, रिस्क जहां पे आया वहां पे कंट्रोल आएगा, उसके बाद में हम एन ई एफ करेंगे। नॉन स्टैटिस्टिकल जनरल एंटी इवेल्युएशन ऑफ डेफिशिएंसी एंड फ्रॉड रिस्क असेसमेंट। ये सारी चीजें क्या है, क्या है बताइए। हमारी एनालिटिक्स, डाटा एनालिटिक्स को किस तरीके से आप यूज कर सकते हो ऑडिट के अंदर, डाटा एनालिटिक्स को किस तरीके से आप यूज कर सकते हो ऑडिट के अंदर। अब there are several steps that we should follow to achieve computer assistant audit techniques and their supporting tools suggested approach। मतलब कि अप्रोच क्या है अपनी कैट को यूज करने की, कैट को यूज करने की अप्रोच क्या है, तो सिंपल सी अप्रोच है। सबसे पहले अंडरस्टैंड करो, फिर अपना ऑब्जेक्टिव लाओ कि कौन क्या है आपका ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव करने के बाद में आप अपना सोर्स एंड डाटा को लाओ। ठीक है, देखो सबसे पहले जब भी अपन कोई भी प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं तो हम अंडरस्टैंडिंग लाते हैं, राइट। अंडरस्टैंडिंग के बाद में हम अपना ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे कि हमारा एक्चुअली ऑब्जेक्टिव क्या है। अब क्योंकि ये कैट के अंदर आने के लिए अपने को, कंप्यूटर के अंदर आने के लिए अपने को कुछ इन्फॉर्मेशन तो चाहिए ना, कुछ सोर्स एंड फॉर्मेट ऑफ डाटा तो चाहिए ना, कुछ डाटा तो चाहिए। डाटा आएगा तो डाटा का क्या होगा, एक्सट्रैक्शन होगा। डाटा का हम क्या करेंगे, डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे। डाटा को एक्सट्रैक्ट करने के बाद में हम उसका वेरिफिकेशन करेंगे, कंप्लीटनेस करेंगे, एक्यूरेसी करेंगे ऑफ एक्सट्रैक्टेड डाटा। हम इस एक्सट्रैक्टेड डाटा का क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे, कंप्लीटनेस करेंगे, एक्यूरेसी करेंगे। अब अप्लाई करेंगे अपने क्राइटेरिया को, हमने जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन करा था ना, उसके क्राइटेरिया को अपन इसके ऊपर अप्लाई करके देखेंगे इस डाटा के ऊपर। फिर जब हमने क्राइटेरिया को अप्लाई करा तो वैलिडेट करेंगे एंड कंफर्म करेंगे अपने रिजल्ट्स को। जब एक बार वैलिडेट हो जाता है, कंफर्म हो जाता है रिजल्ट्स को, तो लास्ट चीज क्या आती है ऑडिट के अंदर, लास्ट चीज क्या आती है कि आपको रिपोर्टिंग करनी है, डॉक्यूमेंट करने हैं आपके रिजल्ट्स को एंड कंक्लूजन्स को। ठीक है, अंडरस्टैंड करेंगे, राइट।
अंडरस्टैंड करने के बाद में ऑब्जेक्टिव लाएंगे, ऑब्जेक्टिव के बाद में डाटा का सोर्स वगैरह लाएंगे, डाटा का सोर्स आ गया, डाटा का सोर्स को एक्सट्रैक्ट कर लो, एक्सट्रैक्ट कर लो उस डाटा को। अब उस डाटा के ऊपर अपन क्या करेंगे, वेरियस चीजें परफॉर्म करेंगे, जैसे कि वैल्यूएशन हुआ, एक्यूरेसी हुआ, कंप्लीटनेस हुआ, ठीक है। ये सारी चीजें हमने डाटा, तीन चीजें तो डाटा के ऊपर ही हो गई, डाटा को लेकर आओ, डाटा को एक्सट्रैक्ट करो, वेरीफाई करो, फिर अपने क्राइटेरिया को लगाओ डाटा के ऊपर, डाटा के ऊपर क्राइटेरिया को लगाने के बाद में लास्ट चीजें रिजल्ट के ऊपर आती हैं, लास्ट चीजें रिपोर्टिंग के ऊपर आती हैं, रिपोर्टिंग करो एंड वैलिडेट करो एंड कंफर्म करो अपने रिजल्ट्स को। तो देखो, अगर अपन इसको इस तरीके से याद करने की कोशिश करें, सबसे पहले तो अपन अंडरस्टैंड करते हैं, अंडरस्टैंड करने के बाद में ऑब्जेक्टिव डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के बाद में अपन डाटा लेकर आएंगे, डाटा का सोर्स लेकर आएंगे, डाटा को एक्सट्रैक्ट करेंगे, एक्सट्रैक्ट करने के बाद में उसके बाद में वैलिडेशन करेंगे, उसका कंप्लीटनेस करेंगे, एक्यूरेसी करेंगे, ये सारी चीजें करने के बाद में हम उसके ऊपर क्या लगाएंगे, क्राइटेरिया करेंगे, और लास्ट के 2 पॉइंट्स क्या है, अपने रिजल्ट्स वाले पॉइंट्स है, कंफर्म करेंगे, वैलिडेट करेंगे अपने रिजल्ट्स को, एंड क्या करेंगे, रिपोर्टिंग करेंगे, डॉक्यूमेंट करेंगे रिजल्ट्स ऑफ कंक्लूजन्स को। आई होप दैट इस तरीके से आपको ये सारी चीजें जो है ना याद हो जाएंगी। मुझे बताइए दैट सारी चीजें आपको दिमाग के अंदर याद आ रही हैं कि नहीं आ रही हैं, एक बार अपन फिर से इसको रिवीजन करेंगे एंड देन अभी के अभी अपन इसके सारे के सारे क्वेश्चंस जो है ना वो सॉल्व कर देंगे। यस और नो गाइस, सारी चीजें समझी? ओके, ठीक है। अब अपन क्या करने वाले हैं, इसका इसका एक बार अपन पूरा का पूरा रिवीजन करने वाले हैं, किसी और कलर से करते हैं अपन रिवीजन, ठीक है। सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था अपने एप्लीकेशंस को ब्रॉडली क्लासिफाई करा गया है, छोटे वाले एप्लीकेशंस, फिर मिडिल, और उसके बाद में लार्ज वाले, उसके बाद में लेयर्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, लेयर्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस अपन ने पढ़ा। उसके बाद में रियल टाइम इन्वायरमेंट, रियल टाइम इन्वायरमेंट के अंदर अपन ने पेटीएम का अपन ने पढ़ा, मोबाइल उठाओ, मोबाइल के अंदर नेट चालू करो, एप्लीकेशन खोलो, और एप्लीकेशन क्या है, मिडिल वेयर है, राइट। उसके बाद में अपन ने अंडरस्टैंडिंग ऑफ डॉक्यूमेंटिंग द अपना एनवायरमेंट, ठीक है, कैसे अंडरस्टैंड करेंगे कि कंपनी कौन कौन से आईटी सिस्टम्स को यूज कर रही है, फिर वो जो आईटी सिस्टम को यूज कर रही है उसके लिए वो क्या क्या इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज कर रही है, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर क्या है, गवर्नेंस क्या है, क्या क्या पॉलिसीज प्रोसीजर्स वो लोग फॉलो करते हैं, और रिस्क एंड कंट्रोल क्या है। उसके बाद में वेरी इंपॉर्टेंट कंसीडरेशन क्या है, वेरियस फेजेस का, वेरियस स्टेप्स का क्या क्या कंसीडर करेगा अपना ऑडिटर, तो रिस्क को असेस करेगा, उसके बाद में अंडरस्टैंड करेगा, उसके बाद में अंडरस्टैंडिंग करने के बाद में क्या करेगा, अपना रिस्क के बाद में क्या आएगा, कंट्रोल्स आएगा, रिस्क के बाद में कंट्रोल्स आएगा, कंट्रोल्स के बाद में टेस्टिंग आएगा, टेस्टिंग के बाद में अपना कंप्लीशन स्टेज आ जाएगा। उसके बाद में एंटिटी रिस्क मैनेजमेंट, तो रिस्क का मैनेजमेंट किस तरीके से कर सकती है एंटिटी, मार्केट में गए फ्री ऑफ कॉस्ट बेसिस के ऊपर प्रोडक्ट मिल रहे थे, ये प्रोडक्ट रिस्की है और मार्केट के अंदर भी आजकल रिस्क चल रहा है। एम मतलब मार्केट रिस्क, आर मतलब रेगुलेटरी रिस्क, टी मतलब टेक्नोलॉजी रिस्क, एफ मतलब फाइनेंशियल रिपोर्टिंग रिस्क, ओ मतलब ऑपरेशनल रिस्क, क्रेडिट रिस्क, बिजनेस पार्टनर का रिस्क, और अपना क्या था, एनवायरमेंट रिस्की हो गया है आजकल, और जो प्रोडक्ट एंड प्रोसेसेस हैं वो भी रिस्की हैं। उसके बाद में अपन ने रिस्क असेसमेंट का प्रोसेस पढ़ा कि हमारा रिस्क का असेसमेंट का प्रोसेस करो, इसको भाई की शादी से याद कर सकते हैं, भाई की शादी से याद कर सकते हैं, हमारा ऑब्जेक्टिव सेट करो, हमको सीए बनना है, क्या क्या चीजें बाधा बन रही हैं हमारे सीए बनने में, आइडेंटिफाई करो, उसका लाइकलीहुड को देखो, उसके लाइकलीहुड क्या है, रिस्पॉन्ड करो, अगर कोई चीजें बीच में आ रही हैं उसको माइग्रेट करने की कोशिश करो, एंड लास्ट में जो रिड्यूस रिस्क है उसको आपको असेस करना पड़ेगा। फिर टाइप्स ऑफ कंट्रोल, 3 तरीके के कंट्रोल्स थे, जनरल आईटी कंट्रोल्स, अपना एप्लीकेशन कंट्रोल्स, एंड देन अपना आईटी प्रोसेस है ना, आईटी प्रोसेस वाला कंट्रोल था, कौन सा कंट्रोल था, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल, आईटी डिपेंडेंट कंट्रोल था, ठीक है। उसके बाद में अपना क्या आ गया, एंटिटी लेवल कंट्रोल आ गया, डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल एंड इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल। ये तो बहुत ही सिंपल वाली बात थी, कोड ऑफ एथिक्स वगैरह याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। हमारा रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी वगैरह हमारा क्या है, इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल, ओके। उसके बाद में विसल ब्लोअर पॉलिसी, तो ये तो बहुत आराम से आपको याद रह जाएगी, विसल ब्लोअर पॉलिसी है कि नहीं है, डॉक्यूमेंट कराया कि नहीं करा, कम्युनिकेट कराया कि नहीं करा, समझ में आया कि नहीं आया, उसमें में कुछ आप वो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, टेस्ट उसका मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, नॉन कंप्लायंस को किस तरीके से डील कर रहे हैं। उसके अंदर डाटा एनालिटिक्स, डाटा एनालिटिक्स के अंदर किस कहाँ कहाँ पे डाटा एनालिटिक्स यूज हो सकता है, तो प्रीलिमिनरी रिस्क, रिस्क के बाद में कंट्रोल, उसके बाद में NEF, उसके बाद में सेवरल स्टेप्स ऑफ कैट, कैट के खूब सारे स्टेप्स अपन ने देखे थे, अंडरस्टैंड करके ऑब्जेक्टिव और डाटा वगैरह को देख के उसके बाद में अपन रिजल्ट्स को देख लेंगे। मुझे लगता है कि मैक्सिमम मैंने 5 मिनट के अंदर ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो आपको रिवाइज करा दिया। मुझे बता दीजिए अच्छी तरीके से आपके दिमाग के अंदर स्ट्रक्चर बैठा कि नहीं बैठा, स्ट्रक्चर बैठा कि नहीं बैठा, यस नो, कम ऑन गाइस। ओके, तो ठीक है, अब अपन क्या करेंगे,
इसके सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसके सारे के सारे क्वेश्चंस करने वाले हैं जो अभी तक एग्जाम्स के अंदर आ चुके हैं। बुक सही लगी क्या? अपनी जो बुक बनी है सही है? देखो मैंने ज़्यादा इसके अंदर क्वेश्चंस लिए नहीं हैं, खाली पास्ट ईयर के क्वेश्चंस हैं क्योंकि अभी ज़्यादा टाइम बचा हुआ अभी नहीं है। अभी देखी नहीं, देख लीजिएगा, पीडीएफ तो मैंने अपलोड कर दी है ग्रुप के अंदर। और बाकी इसको हार्ड कॉपी में लेना चाहते हैं तो हार्ड कॉपी भी ऑर्डर कर सकते हैं, बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट है इसके अंदर, ठीक है। 349 के अंदर है, अगर आप 349 इंक्लूडिंग ऑल द डिलीवरीज एक्सेट्रा। अगर आप क्या करना चाहते हो, वो स्पाइरल बाइंडिंग वाली लेना चाहते हो तो, और अगर आप वो कलर्ड वाली फॉर्मेट लेना चाहते हो बुक के फॉर्म के अंदर तो वो 499 है अपना एक सब्जेक्ट की क्वेश्चन बैंक। इस क्वेश्चन बैंक के अंदर क्या है, सारे आपके पास्ट ईयर के क्वेश्चन हैं जो आपको 100% करने चाहिए, पास्ट ईयर के क्वेश्चंस। अगर पास्ट ईयर के क्वेश्चंस आपके सारे हो जाते हैं, अप्रोक्सीमेट मुझे लगता है कि 400 क्वेश्चंस तो होंगे इसके अंदर, 400 से ज़्यादा ही होंगे, 400 क्वेश्चंस तो होंगे इसके अंदर। उसके बाद में पास्ट ईयर के एक बार अगर क्वेश्चंस हो जाते हैं तो उसके बाद मैं बोलूँगी दैट आरटीपी कर लेना, एमटीपी करने का कोई नीड नहीं है, एमटीपी करने का कोई नीड नहीं है। एमटीपी के अंदर बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चंस आते हैं आजकल, ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपको लेके जाते हैं हमारे स्पेशल एस्पेक्ट ऑफ ऑडिट ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट के ऊपर। तो enumerate focal points considered while consideration while auditing the automated environment। कौन कौन सी चीज़ों को अपन कंसिडर करेंगे, कौन कौन सी चीज़ों को अपन कंसिडर करेंगे while auditing the automated environment। तो देखो कंसिडरेशन से आपको याद आना चाहिए, कंसिडरेशन से आपको याद आना चाहिए, अंडरस्टैंड करेंगे, राइट, उस रिस्क करेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे, उसके बाद में रिस्क जहाँ पे आया वहाँ पे कंट्रोल्स आएगा, कंट्रोल्स के बाद में टेस्टिंग आएगा, उसके बाद में कंप्लीशन स्टेज आ जाएगा, ठीक है। रिस्क को असेस करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करेंगे, कंट्रोल्स उसके बाद में टेस्टिंग करेंगे, टेस्टिंग के बाद में क्या करेंगे अपन, अपना कंप्लीशन स्टेज आ जाएगा। वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। उसके बाद में वॉलिटिलिटी एंड अनप्रिडिक्टेबिलिटी, फास्ट हो रहा है, सारी चीज़ें फास्ट हो रही हैं, इससे आपको क्या चीज़ याद आनी चाहिए, फास्ट वाली चीज़ से आपको क्या याद आनी चाहिए, मार्केट, मार्केट फ्री ऑफ कॉस्ट वाली चीज़, ठीक है, मार्केट फ्री ऑफ कॉस्ट वाली चीज़। स्टेट वेदर वेरियस रिस्क इंटरप्राइजेस फेस्ड एंड मैनेज, कौन कौन से रिस्क को मैनेज करते हैं, फेस करते हैं। देखो मार्केट वाली पूरी की पूरी आ गया यहाँ पे। उसके बाद में डायरेक्ट देखो कि 4-4 मार्क्स के आ रहे हैं, एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं, चीज़ें याद होंगी तो एज इट इज़ लिख कर आ सकते हो और आपके 4 मार्क्स आपके पास होंगे, इसके अंदर कोई मार्क्स नहीं काट सकता है अगर आपने एज इट इज़ चीज़ें लिखी हैं तो। यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रीफली एक्सप्लेन रिलेवेंट कंसिडरेशन, कंसीडरेशन, फिर से कंसीडरेशन की बात आ गई, ऑडिट अप्रोच में क्या क्या कंसीडरेशन करेगा, ऑडिट अप्रोच में क्या क्या कंसीडरेशन करेगा, तो देख लो यही है कंसीडरेशन अपनी। इसके अंदर बाद में आईसीए ने कुछ एक अल्टरनेट आंसर भी दिया था जो कि फालतू का सा आंसर है, इसको मत देखना, अपना कंसीडरेशन वही रहेगा, ओके। CA Vipin has been appointed as a statutory auditor of GI Insurance Company Limited for 3 of its branches. Okay, the insurance company uses a software called as Applied Epic, wherever all transactions are recorded and financial statement generated at the end of financial year. CA Vipin is not technically equipped and well versed with technology and decided to follow a manual approach of auditing and started auditing. He is not in the view of understanding and using the audity environmental automated environment is optional। उसको क्या लगता है कि अंडरस्टैंड करना ये ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट को ऑप्शनल है एंड नॉट रिक्वायर्ड। डू यू अग्री विद दिस थिंग कि अंडरस्टैंड करना ऑप्शनल है, अंडरस्टैंड करना ऑप्शनल है क्या अगर वो लोग आईटी सिस्टम को यूज करते हैं, आप बताइए। अंडरस्टैंड करना ऑप्शनल है क्या, या अगर अपना इंटरप्राइजेज अगर आईटी को यूज कर रहे हैं तो अपने को भी वो चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, राइट। अगर हमारा इंटरप्राइज हमारे आईटी को यूज कर रहा है तो उसकी चीज़ें आपको खुद से यूज मतलब अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। अंडरस्टैंड के बेसिस के ऊपर आपको क्या चीज़ें याद आनी चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग कैसे लेते हैं अपन, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, ऑर्गेनाइजेशन में कौन कौन से एप्लीकेशंस को आप यूज़ करते हैं, एप्लीकेशंस के लिए कौन कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशन का क्या स्ट्रक्चर है, याद आ रही है ये सारी बातें। आपका गवर्नेंस कैसा है, गवर्नेंस के बाद में पॉलिसीज वगैरह कैसी हैं, उसके बाद में कंट्रोल एंड रिस्क, ये सारे पॉइंट्स आपको याद आने चाहिए।
एप्लीकेशन, उसके बाद में आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, गवर्नेंस, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स फॉलोड, उसके बाद में आईटी रिस्क। ठीक है, ये कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, कलेक्ट कर रही है हॉस्पिटल्स के साथ में बहुत सारी चीज़ें। द कस्टमर डाउनलोड देयर मोबाइल एप्लीकेशन, सीएपी जो है वो ऑडिट कर रहा है, यूज विद डाटा एनालिटिक्स, डाटा एनालिटिक्स से यूज़ कर रहा है, डाटा एनालिटिक्स मेथड। ऑल्सो गिव ए कंप्यूटर असिस्टेंट ऑडिट टेक्निक्स, गिव इलस्ट्रेटर सजेस्टेड अप्रोच तो बेनिफिट ऑफ यूज ऑफ कैट्स, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेंगे आपको कैट्स को यूज़ करके। ठीक है, तो सेम आपको अंडरस्टैंड करना है, ऑब्जेक्टिव डिफाइन करना है, डाटा को एक्सट्रैक्ट करना है, उसके बाद में रिजल्ट्स बताने हैं। उसके बाद में रिजल्ट्स आपको बताने हैं। अपन ने पढ़ लिया था पूरा डाटा एनालिटिक्स एंड पूरा कंप्यूटर असिस्टेंट ऑडिट टेक्निक्स। बाटा होटल्स ऑपरेट ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, यूजेस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर फॉर फ्रंट डेस्क गेस्ट। ठीक है, उसने की कुछ एलिमेंट्स करे। कंसिडर्ड हिम अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट फॉर द कंपनी, इज ही रिक्वायर्ड टू डॉक्यूमेंट द सेम, इफ गिव द एग्जांपल। क्या उसको ये सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करने की ज़रूरत है क्या अंडरस्टैंड करने के लिए? अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, वाइल अंडरस्टैंडिंग द ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट, क्या उस चीज़ों को उसको डॉक्यूमेंट करने की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है? अंडरस्टैंडिंग के अंदर क्या उस चीज़ों को डॉक्यूमेंट करने, आप लोगों को क्या लगता है बताइए ना, डॉक्यूमेंट करने की रिक्वायरमेंट है क्या जब आप अंडरस्टैंडिंग ले रहे हो आईटी के सिस्टम की? अंडरस्टैंडिंग वाली वही बातें कि आपका ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम क्या है, क्या क्या एप्लीकेशंस को यूज़ करते हो, आईटी का इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, गवर्नेंस क्या है, पॉलिसीज़ क्या है, प्रोसीजर्स क्या है, राइट? इस चीज़ को डॉक्यूमेंट करने की रिक्वायरमेंट है क्या? बताइए बताइए, यस और नो इन द चैट। ये जो अंडरस्टैंडिंग हम कर रहे हैं इसको ऐसे 230 के अंदर ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर डॉक्यूमेंट करने की रिक्वायरमेंट है क्या? यस। सारे ही चीज़ों को जिसको भी आप अंडरस्टैंड कर रहे हो, चाहे आप मैनुअल ऑडिट परफॉर्म कर रहे हो, चाहे ऑटोमेटेड ऑडिट परफॉर्म कर रहे हो, आपको सारी अंडरस्टैंडिंग जो आप एंटिटी की ले रहे हो उसको आपको रिकॉर्ड करने की ज़रूरत है, उसका डॉक्यूमेंटेशन आपको करने की ज़रूरत है, राइट? तो यस, एप्लीकेशन वगैरह, पॉलिसीज वगैरह, और इसको क्या करोगे आप? डॉक्यूमेंट करोगे ऐसे 230 के अंदर। और एग्जांपल्स किस तरीके से आप इसको रिकॉर्ड करोगे, तो देखो ये एज इट इज़ जो है ना आपके मॉड्यूल के अंदर दे रखा है, जो इन्होंने दे दिया है कि कौन सा एप्लीकेशन अपन यूज़ करें, किस चीज़ के लिए यूज़ करें, कौन सा डाटा बेस है, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है, कौन सा अपना नेटवर्क है, और कहाँ पे अपन उसको स्टोर वगैरह कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर कुछ एप्लीकेशन के एग्जाम्पल्स दे सकते हो, यूजेस के एग्जाम्पल्स दे सकते हो, उसके बाद में डाटाबेस के एग्जाम्पल, उसके बाद में ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जाम्पल्स, अपना विंडोज लिनक्स वगैरह, नेटवर्क का एग्जाम्पल लैन वैन वगैरह, उसके बाद में स्टोरेज के डिवाइसेस की सर्वर इंटरनल है, कहीं का है, कैसा है। तो ये एक तरीके की शीट है, इसको भी मैंने आपको यहीं से करा दिया, इसी वजह से मैंने आपको क्वेश्चंस भी कराए ताकि कोई चीज़ अपनी छूट ना जाए। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। ये सारी चीज़ें तो आपको ऑलरेडी याद हो ही गई होंगी विद द हेल्प ऑफ आर क्या लेयर्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस। याद है कि नहीं है? लेयर्स ऑफ ऑनलाइन क्लासेस, लेयर्स ऑफ ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। इस तरीके से अपन क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। While evaluating the risk of controls level entity, the auditor take cognizance of preventive direct and indirect level entity, explain what is pertaining to with few examples। तो बस सिंपल सी बात है, ये डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल एंड इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल्स के बारे में बोल रहे हैं एंड उसके एग्जांपल्स बोल रहे हैं जो सारे अपन ने नोट से कवर अप कर लिए थे। डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल ऊपर होता है, एक ट्रांजेक्शन हायर होता है, राइट? बिजनेस को परफॉर्मेंस एंड मॉनिटर करता है, इफेक्टिवनेस। अपना इंडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल प्रिवेंट डिटेक्ट नहीं कर सकता, लेकिन ये हेल्प करता है कैसे? कंपनी के कोड से, ह्यूमन रिसोर्स पॉलिसीज से एंड एम्प्लॉय के जॉब रोल्स वगैरह से। ठीक है, अच्छा मैं पढ़ रही हूँ, आप लोगों को समझ में तो आ रहा है ना सारे क्वेश्चंस? मैं आगे बता चला मैं पढ़े जा रही हूँ, आप लोगों को समझ में ही नहीं आ रहे, समझ में ही नहीं आ रहे क्वेश्चन के आंसर कहाँ से आए। क्वेश्चन जब पढ़ रही हूँ मैं तो उसके आंसर समझ में आ रहे हैं कि क्या लिखना चाहिए? यस नो? चलिए, उसके बाद में ये 2-3 और आंसर हैं, अपने 2 आंसर और हैं जो ऑलरेडी एक्चुअली अपन ने पढ़ लिए हैं। ठीक है, यस यस ओके, 2 बार यस। तो देखो ये वाला आंसर कौन सा है अपना, ये वाला सेम अपना प्लानिंग फेज के अंदर ये होगा, एग्जीक्यूशन फेज के अंदर ये होगा, और कंप्लीशन फेज के अंदर ये होगा। और उसके बाद में एंटिटी लेवल कंट्रोल, वो वापस से डायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल एंड इनडायरेक्ट एंटिटी लेवल कंट्रोल्स के बारे में चीज़ें वही हैं जो रिपीट हुई हैं। एक बार इसका क्वेश्चन आप पढ़ लेना और देखना कि आपको आंसर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। प्रैक्टिस शीट से आप प्रैक्टिस कर सकते हो, और अगर प्रैक्टिस शीट से तो एक्चुअली यहीं से क्वेश्चंस होंगे, तो आप क्या कर सकते हो, अपने मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लेना, मॉड्यूल के क्वेश्चंस कर लेना। वहाँ पे एग्जैक्टली आपको समझ में आना चाहिए क्वेश्चंस पढ़ने के बाद में कि अपना क्या रहने वाला है आंसर। ओके, आपको पता होना चाहिए दैट क्या अपना आंसर रहने वाला है। ठीक है,
सो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड आवर ऑटोमेटेड एनवायरनमेंट। मुझे ऐसा लगता है कि इसको मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से आपको पढ़ाया है, अलॉन्ग विद सारी चीज़ों को रट्टा लगवाने की कोशिश करिए, क्योंकि ये चैप्टर ही ऐसा है जिसके अंदर आपको रट्टा लगाना पड़ेगा। और कुछ टेक्निक्स भी बताई हैं आपको रट्टा लगाने की। लिखो अपना आंसर्स को, बार बार लिखो, बोलो, बार बार बोलो, मुंह से बोलो, उसके बाद में खुद को रिकॉर्ड करके सुन लो। 5-10 मिनट का रिकॉर्डिंग बना के खुद को सुनने की कोशिश करो। इससे क्या रहेगा, आप जब बाद में भूल जाओगे ऑडिट को तो खुद से खुद को याद आ जाता है। ठीक है, हो सकता है फिर नहीं तो फिर ये बड़ी सारी आपको वापस से ये वाला लेक्चर आपको देखना पड़ेगा। और राइट, और अगर देखो ऐसी नीड लगे तो ऐसा मत सोचना, इस वीडियो को आप दोबारा भी देख सकते हो, क्योंकि हो सकता है दैट आप में से किसी को इसकी नीड पड़े, तो स्पीड बढ़ा के आराम से आप देख लेना। ठीक है, ओके। सो ऑल थिंग्स डन फ्रॉम माय साइड। बताइए दैट कैसी जा रही है आप लोगों की सीए फाइनल की पढ़ाई। अब ज़्यादा टाइम बचा नहीं है। ओके, आई थिंक, ओके गाइस, तो फिर अपन अब कल मिलते हैं हमारा ऑडिट एंड लॉ की क्लासेस के लिए। ओके, सो बाकी सारे लोग जो यूट्यूब के ऊपर अगर ये वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए मैं बता दूं दैट हमारी ये जो क्लासेस हैं वो अवेलेबल है। आप चाहें तो इसे बाय कर सकते हैं, एंड जो कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा नॉमिनल है। दैट इज़ आई थिंक अभी करंटली शायद वो 999 के अंदर है या फिर 1599 के अंदर है। तो इसके अंदर आपका रिविजन भी हो जाएगा आपकी सारी चीज़ों का। तो आई होप दैट ये चीज़ आपको हेल्पफुल लगी हो, क्योंकि मैं सोच रही हूँ इस वीडियो को मैं यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूँगी। तो ये क्योंकि ये वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड लोगों ने शायद इसको इतने अच्छे से कवर ना करा हो अलॉन्ग विद ऑल द क्वेश्चंस। तो शायद मैं इसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूँ। और अगर इसी तरीके से आप बाकी सारे चैप्टर्स भी करना चाहते हैं ऑडिट के, जो कि थोड़े फास्ट मैनर के अंदर होंगे और क्वेश्चन भी अपन सारे सॉल्व करेंगे, एंड जितना भी चीज़ मैं अपनी तरफ से इनपुट दे सकती हूँ आई विल डू द इनपुट। आई विल प्रोवाइड यू विद ऑल द टिप्स ट्रिक्स वगैरह जो भी मैंने यूज़ करी हैं। प्लस हम पास्ट ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, आपको प्रैक्टिस शीट्स भी देने वाले हैं और जिसको आप प्रैक्टिस कर सकते हो बाद में। और वो प्रैक्टिस शीट्स आप मेरे साथ भी शेयर कर सकते हो अपने आंसर्स को चेक करने के लिए। ठीक है, और जब हमारा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, 2 मॉक टेस्ट देंगे हम। तो आई होप दैट इससे आपके ये लॉ एंड ऑडिट की प्रिपरेशन एकदम एकदम बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। एंड आई विश यू द ऑल द बेस्ट। आप अपना जो भी छोटा मोटा आपका टाइम बचा हुआ है उसको अच्छी तरीके से यूटिलाइज करिए, एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू योर सीए फाइनल। ठीक है, और अगर मैं इसको यूट्यूब के ऊपर अपलोड करती हूँ तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर से बताइएगा दैट मेरे जो लेक्चर्स हैं वो आपको कैसे लग रहे हैं, क्या चीज़ें इंप्रूव करने की ज़रूरत है, या चीज़ें सही जा रही हैं, ये हेल्पफुल लगा कि नहीं लगा। क्योंकि आप कमेंट करोगे तो उसी से मुझे पता चलेगा, उसी से मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ आगे जाके, जो कि स्टूडेंट्स के लिए ही हेल्पफुल रहेगा। और आपको और कौन से चैप्टर की वीडियो चाहिए वो भी मुझे बताइएगा, मैं ट्राई करूँगी पूरा पूरा आपको वो वीडियोज़ प्रोवाइड करने की। ओके, और अगर फुल कोर्स देखना चाहते हो तो मैंने बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल कॉस्ट के ऊपर ये अपलोड मतलब कि प्रोवाइड कर रखा है, जो कि अप्रॉक्स 1600 है अगर आप सॉफ्ट कॉपी बाय करते हो तो। और सॉफ्ट कॉपी प्रिंटेबल होगी, डू नॉट वरी अबाउट इट। एंड हार्ड कॉपी अगर ऑर्डर करते हो तो आई थिंक 2000 की आपको पड़ेगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल कॉस्ट है अलॉन्ग विद द जो चीज़ें इसके अंदर प्रोवाइड करी जा रही हैं उसके हिसाब से। ठीक है, ऑल द बेस्ट गाइज। हो सकता है अगर कोई अभी ऑफर चल रहा हो तो ये आपको उससे भी कम में मिल जाए। ओके गाइज, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट।